ठीक है फिर आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत जनरल टॉपिक था, थ्योरी ऑफ मशीन। और थ्योरी ऑफ मशीन्स में बहुत सारे 7 8 चैप्टर हैं। 8 चैप्टर में से क्या शुरू किया जाए, बड़ा जनरल टॉपिक हो रहा था। काफी इधर उधर लोगों के डिस्कशन के बाद जो बच्चों के लिए यूजफुल हो, और जिस गति से हमारा सेमेस्टर निकल चुका है और जितना रिमेनिंग टाइम है, तो हमें लगता है कि कुछ ऐसे टॉपिक आज लेके चला जाए कि जो किसी कॉलेज में अभी तक कवर ना किया गया हो और आगे कवर किया जाना होगा। तो इससे ये भी हो जाएगा कि अगर कोई समय अभाव है या कोई उस समय तक नहीं मिल पा रहा है टाइम, तो एक टॉपिक अगर ये आपका क्लास में नहीं भी कवर हो पाता है तो भी आपका काम चल जाएगा। तो इस चीज के लिए फिर हमने जो डिसाइड किया कि एक आपका चैप्टर है, शायद चौथा या पांचवा चैप्टर है, कैम एंड फॉलोवर। थ्योरी ऑफ मशीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम आज कैम और फॉलोवर की बात करने जा रहे हैं। कैम और फॉलोवर के बारे में बेसिकली अगर हम बात करें तो कैम को हम लोग डिजाइन करते हैं, कैम को ड्राफ्ट करते हैं, उसकी प्रोफाइल को ड्रा करते हैं, लेकिन कैम को फॉलोवर को मोशन देने के लिए, फॉलोवर को कैसा मोशन देना इसके हिसाब से हम कैम को डेवलप करते हैं, डिजाइन बनाते हैं। तो इसके लिए आपको मेन फॉलोवर को पहले फोकस करना होगा। और फॉलोवर से पहले अगर हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन या परिचय के रूप में बताएं कि कैम क्या चीज है, तो कैम आपका हम एक तरह से कह सकते हैं कि किसी एक रोटेटिंग मेंबर, जो एक कोई मशीन में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, हम लोग जानते हैं, जो बेसिक पहले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ रखा होगा कि मशीन के अंदर आपके लिंक होते हैं, लिंक के बाद फिर उनका संयोजन जो होता है वो आपका काइनेमेटिक चेन बनता है। काइनेमेटिक चेन से हम जब कोई इन्वर्जन डेवलप करते हैं, किसी एक लिंक को फिक्स करके फ्रेम बनाते हैं, तो इस तरीके से फिर एक वो मैकेनिज्म बनता है जो किसी एक निश्चित एक निर्धारित आउटपुट को प्रोवाइड कर सके। और फिर कई सारे मैकेनिज्म का आवश्यकता के अनुसार संयोजन, एक संयुक्त रूप जो ओवरऑल हमारे ऑब्जेक्टिव को पूरा करता है, प्रोवाइड करता है, तो उसको फिर हम लोग बोलते हैं मशीन। ठीक है, तो एक मशीन के अंदर बहुत सारे मेंबर्स हैं। कुछ मेंबर्स ऐसे होंगे जो मूविंग होंगे, कुछ चल रहे होंगे। तो चलने में हो सकता है लीनियर मोशन कर रहे हो, रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहे हो, या हो सकता है रोटेटिंग मोशन कर रहे हो, या सेमी रोटेशन भी हो सकता है। तो होता क्या है कि बहुत सारे नंबर ऑफ लिंक के कनेक्शन से किसी एक मशीन को बनाया जाता है। किसी एक मशीन के किसी एक लिंक पर हम इनपुट देते हैं, और उस इनपुट से बाकी ट्रांसमिट होते हैं आगे की तरफ मोशन या पावर दूसरे लिंक के लिए। तो इस तरीके से बहुत सारे हमारे टॉपिक्स लिंक में मूवमेंट हो सकते हैं। हो सकता है हमको अवेलेबल जो नेचर हो रोटेशन में हो, और आपको मशीन के फर्दर पार्ट को चलाने के लिए ट्रांसलेशन चाहिए, रेसिप्रोकेटिंग अगर चाहिए। तो ऐसे केस में फिर हम लोग क्या करते हैं, ऐसे केस में हम लोग कैम को यूज करते हैं। अब कैम होता क्या है? कैम एक तरह से एक कंस्ट्रक्शन है, एक बनावट है किसी एक रोटेटिंग मेंबर पर। जैसे कि ये मान लीजिए कोई शाफ्ट है, किसी एक मशीन का लिंक है, ये रोटेट कर रही है। तो अब आपको इस लिंक से मोशन को ट्रांसमिट करना है किसी दूसरे लिंक के लिए, और उसमें मोशन का नेचर क्या होना चाहिए? रेसिप्रोकेटिंग होना चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, इस रोटेटिंग मेंबर के ऊपर एक कोई ऐसी डिजाइन बनेंगे, कोई ऐसी बनावट देंगे जिससे कि ये पॉसिबल हो सके कि इस रोटेशन को हम दूसरे लिंक में रेसिप्रोकेटिंग दे सकें या उसको स्लाइड करा सकें। तो ये चीज आपकी हो जाती है कैम। तो हम कह सकते हैं कम शब्दों में कैम को परिभाषित अगर करना है, तो कैम एक किसी रोटेटिंग मेंबर में एक ऐसी बनावट होती है कि उस बनावट से किसी दूसरे मशीन के लिंक में रेसिप्रोकेटिंग या ट्रांसलेटिंग मोशन प्रोवाइड किया जा सके। तो ऐसे युक्ति, ऐसे बनावट, ऐसे डिजाइन, ऐसे कंस्ट्रक्शन को हम लोग बोलते हैं कैम। जैसे कि आप एग्जांपल में समझ सकते हैं, एक सबसे जाना माना एग्जांपल हम लेके चलेंगे, आईसी इंजन। हम सब लोग जानते हैं आईसी इंजन के बारे में। आईसी इंजन क्या होता है? आईसी इंजन में एक मशीन है जिसमें फ्यूल, अगर डीजल इंजन है तो डीजल पहले एयर को कंप्रेस करते हैं, फिर डीजल को इंजेक्ट करते हैं। इसी तरीके से पेट्रोल इंजन में हम लोग सक्शन स्ट्रोक के समय पेट्रोल और एयर का मिक्सचर लेके चलते हैं, उसको कंप्रेस करते हैं, फिर इग्नाइट करते हैं स्पार्किंग से, स्पार्क प्लग को लगा के। तो इस तरीके से वहां पर 4 प्रोसेस होते हैं। अगर हम 4 स्ट्रोक
इंजन की बात करते हैं तो 4 स्ट्रोक इंजन में 4 प्रोसेस होते हैं। एक प्रोसेस आपका होता है सक्शन, दूसरा होता है कंप्रेशन, तीसरा होता है एग्जॉस्ट होता है, एग्जॉस्ट के बाद पावर स्ट्रोक आता है, पावर के बाद आपका सॉरी कंप्रेशन के बाद बर्निंग कराते हैं, कंबशन कराते हैं, फिर पावर स्ट्रोक होता है, पावर स्ट्रोक के बाद फिर आपका हो जाता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो इतनी प्रक्रिया में आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि जब आपका सक्शन स्ट्रोक होता है, सक्शन स्ट्रोक के समय एयर के मिक्सचर को कंबस्टन चैम्बर के अंदर इंटर कराया जाता है, और जो टॉप हेड होता है इंजन का, इसमें आपका इनलेट वाल्व होता है और आउटलेट वाल्व होता है, एग्जॉस्ट वाल्व होता है। जब सक्शन स्ट्रोक हो रहा होता है तो उस समय इनलेट वाल्व को हम लोग ओपन करते हैं। जब एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है उस समय आउटलेट वाल्व को ओपन करते हैं। और इंजन की गति अगर 1000-2000 आरपीएम पर है तो पता नहीं चलेगा कि एक कितने माइक्रोन सेकेंड पर आपको कौन सा वाल्व ओपन करना है, कौन सा क्लोज करना है। तो इसके लिए फिर आपने मैकेनिकल अटैचमेंट बनाया जिसको बोलते हैं वाल्व टाइमिंग डायग्राम। अगर हम इस वाल्व टाइमिंग डायग्राम का एक रियल प्रैक्टिकल देखें और इसके हम साथ से अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैम का क्या काम है। जैसे कि हम अगर एक डायग्राम बना के देखते हैं, जैसे कोई एक पहले क्रैंक शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट इस तरीके से क्रैंक शाफ्ट को ऐसे क्रैंक शाफ्ट होती है इंजन में। इस क्रैंक शाफ्ट के साथ में फिर आपकी कोई कनेक्टिंग रॉड जुड़ी थी, मान लीजिए कैसे कोई कनेक्टिंग रॉड है, कनेक्टिंग रॉड के साथ में एक आपका पिस्टन लगा हुआ है, ये पिस्टन है। इस पिस्टन के साथ में आपका एक होता है सिलेंडर, और ये आपका हो जाता है क्रैंक केस। ये आपका सिलेंडर हो गया, सिलेंडर के ऊपर टॉप है, टॉप पे यहाँ पर मान लीजिए कि 2 वाल्व लगे हुए, एक इनलेट वाल्व हो गया, एक आउटलेट वाल्व हो गया। कब किस इनलेट वाल्व को ओपन करना है, कब किस वाल्व को क्लोज करना है, इसके लिए हम लगाएंगे यहाँ पर कैम। कैम के लिए क्या करेंगे फिर, जैसे कि क्रैंक शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट जब ऐसे घूम रही होगी, मान लीजिए कि ऐसे इसका रोटेशन हो रहा है, ये क्रैंक भी इस तरीके से ऐसे आ रही होगी। जब क्रैंक ऐसे आएगी तो ये क्या होगा, कनेक्टिंग रॉड नीचे की तरफ आएगा और पिस्टन ऊपर से नीचे आ रहा होगा। इस समय यहाँ पर सक्शन स्ट्रोक चल रहा होता है और फ्यूल को यहाँ पर इंटर करते हैं इस कंप्रेशन चैम्बर के अंदर। तो इस जब ये इंटर करेंगे तो हमें ये वाला वाल्व आपको ओपन छोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर आपका फ्यूल आ जाएगा। इस समय ये जो वाल्व हमें ओपन करना है, इस वाल्व को ओपन कैसे करेंगे, अब यहाँ पर हम लगाएंगे कैम की प्रोफाइल को या एक कैम के कॉन्सेप्ट को। इसी तरीके से जब आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है, इस समय क्रैंक फिर आपकी रोटेट करती है, नीचे से ऊपर की तरफ आपका पिस्टन जाता है। इस समय ये वाला आपका वाल्व क्लोज होगा और ये वाला वाल्व ओपन होगा। जब ये वाला वाल्व आपका ओपन हो जाएगा ऐसे, तो यहाँ से आपकी फ्लू गैसेस बाहर निकलेंगी, और जब ये फ्लू गैसेस बाहर निकलेंगी इस समय आपका ये वाल्व बंद खुला रहेगा। और जब ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक कंप्लीट हो जाएगा, पिस्टन के टॉप पर जाने से जब वापस आ रहा होता है, इस समय आपके दोनों वाल्व बंद हो जाएंगे। तो ये मैकेनिकली हम इसको कैसे ओपन करेंगे, कैसे बंद करेंगे, इसके लिए आपको जरूरत पड़ती है कैम की। अब कैम हम क्या कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल सा है। जैसे कि मान लीजिए क्रैंक शाफ्ट है हमारी, ये क्रैंक शाफ्ट अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। हम क्या करें, इसी क्रैंक शाफ्ट के ऊपर हमें कोई गियर एक लगा दें, एक गियर यहाँ से दूसरा लगा दें, दोनों गियर को मैच कर दें, और इस गियर को हम एक किसी दूसरी शाफ्ट से, तो जब ये क्रैंक रोटेट करेगा तो ये गियर भी आपका रोटेट कर रहा होगा, और इससे जो जुड़ा हुआ दूसरा मेल्टिंग गियर है ये भी आपका रोटेट कर रहा होगा। अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा। होता क्या है कि अगर हम बात करते हैं 4 स्ट्रोक इंजन की, 4 स्ट्रोक इंजन में एक कंप्लीट पावर प्राप्त करने के लिए क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्कर कंप्लीट करने होते हैं, ये सब हम लोग जानते हैं, सेकेंडरी में थर्मल इंजीनियरिंग में पढ़े होंगे। तो अब क्या होगा, इसके 2 चक्कर में आपका एक बार इनलेट वाल्व को ओपन करना है, एक बार आउटलेट वाल्व को ओपन करना है। तो हमें ये क्लियर हो रहा है कि अगर क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्कर होंगे उस समय हमें इस वाले इस समय आपके यहाँ पर एक गियर को ओपन एक चक्कर पूरा करना होगा। तो ऐसा हम क्यों करेंगे कि ये कैसे करेंगे, थ्योरी ऑफ मशीन के अंदर अभी जो गियर वाला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे वहां पर भी क्लियर कर लेंगे कि अगर यहाँ पर वेलोसिटी रेशियो आधा करना है, यानी कि 2 चक्कर इस गियर के इस वाले गियर पर अगर एक चक्कर में कन्वर्ट करना है, तो नंबर ऑफ टीथ का जो रेशियो होगा जस्ट डबल कर देंगे।
हमेशा आपने देखा होगा कि जितना बड़ा पार्ट होगा, बड़ा कोई व्हील होगा, उसको घुमाने के लिए, और उससे अगर आप जोड़ के कोई छोटा गियर घुमा रहे होंगे तो छोटा वाला गियर बहुत तेज तेज घूम रहा होगा, बड़ा गियर स्लो घूम रहा होगा। ये कॉन्सेप्ट आ जाता है आपके वेलोसिटी रेशियो से, जहां पर आपके दो मेटिंग गियर आ रहे होंगे। तो नंबर ऑफ टीथ क्रैंक गियर में आधे होंगे, इससे ठीक डबल नंबर ऑफ टीथ आपको कैम वाले शाफ्ट के ऊपर जो गियर को माउंट कर रखा गया है उसमें होंगे। इसमें कितने डबल होंगे, ये एक जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रैंक शाफ्ट के ऊपर जो गियर लगा है या क्रैंक गियर है और कैम गियर के बीच में क्या रेशियो होता है। तो आप ये मानिए कि दो रोटेशन आपके क्रैंक शाफ्ट के कैम शाफ्ट के एक रोटेशन में कन्वर्ट अगर करना है तो आपको आधी वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट है। जब आधी वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होगी तो गियर आपका जस्ट डबल हो जाएगा साइज में। जब साइज में डबल हो जाएगा तो नंबर ऑफ टीथ भी आइडेंटिकल होते हैं मेटिंग गियर में, नंबर ऑफ टीथ डबल हो जाएंगे। ये इसका होगा। अब यहाँ पर मैं क्या करना होगा, चलो यहाँ से हमें आधा चक्कर मिल गया, मतलब इससे हाफ स्पीड मिल गई। अब यहाँ पर हम एक साइड में कोई इस तरीके का इंटीग्रेटेड पोर्शन लगा देंगे शाफ्ट के ऊपर, एक तरफ इंटीग्रेटेड पोर्शन, ऐसे मान लीजिए कि जैसे ये आप देख रहे हैं पेन, आप मान लीजिए कि आपके क्रैंक शाफ्ट है, कैम शाफ्ट है, कैम शाफ्ट के ऊपर आप ऐसे देखेंगे तो ये जो कैप है, कैप एक साइड में चिपका हुआ है, चारों तरफ नहीं चिपका है। तो ये कैम जब एक साइड में चिपका है, इसी तरीके से यहाँ पर एक एक्स्ट्रा मटेरियल को चिपका दिया जाएगा, ठीक है। और दूसरे एक थोड़ा सा दूरी हटा के यहाँ पर हम दूसरे साइड में लगा देंगे सेम इसी तरीके का मटेरियल। अब क्या करेंगे, हम इसके ऊपर कोई एक रॉड रखेंगे, तो हम एक रॉड रखेंगे, रॉड के बाद फिर आप इस बॉल के साथ इसका कनेक्शन देंगे ऐसे। तो जब ये वाला पार्ट रोटेट हो गया है ऐसे, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि मान लीजिए कि ये आपका एक ऊपर वाला फॉलोवर है और ये कैम शाफ्ट है, कैम शाफ्ट के इस पोर्शन पर हमने कैम को लगा रखा है। तो अगर हम इसको यहाँ पर ऐसे रखते हैं और धीरे धीरे घुमाते हैं कैम शाफ्ट को, आप ऐसे देखेंगे तो जैसे ये इंटीग्रेटेड या चिपका वाला पार्ट आएगा, इस समय आपका ये जो ऊपर वाला मार्कर है जिसको हम फॉलोवर के रूप में बात करेंगे आगे, ये ऊपर की तरफ रेज कर रहा है। ये कब तक रेज करेगा, जैसे ये इसका एंड ऑफ द ये इंटीग्रेटेड पोर्शन खत्म होगा तब तक ये ऊपर रहेगा, इसके बाद फिर धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। तो अब आप ये देख रहे हैं कि यहां से रोटेशन, जितनी स्पीड में हम इंजन को रोटेट करेंगे 1000 आरपीएम या 500 आरपीएम पर, उतनी बार ये ऊपर नीचे इस तरीके से आएगा। तो ये रोटेट करता रहेगा, जैसे इंटीग्रेटेड पोर्शन आपको मिलेगा इस समय आपका ये मार्कर ऊपर उठ रहा है। तो हम अब ओवरऑल हम ये देख पाएंगे, ये रोटेशन होता रहेगा और ये ऊपर नीचे वाइब्रेट करता रहेगा। तो हमारा जो अपना ऑब्जेक्टिव है एक कैम का, कि कैम एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी बनावट है, हम इसी बनावट की बात कर रहे हैं, यही मात्र एक कैम है कि ये रोटेशन रोटरी मेंबर के ऊपर बनाया जाता है और ये ट्रांसमिट कर देता है पावर मोशन को ट्रांसलेशन के फॉर्म में। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये रोटेट करेगा और ये ऊपर नीचे हो रहा है इस तरीके से। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करते हैं, ये आपकी जो एक आर्म है, जो रॉड है, ये रॉड जैसे ही इसके सामने आएगी, इसके कांटेक्ट में आएगी तो ये ऊपर उठना शुरू हो जाएगी। जब ये ऊपर उठेगी तो यहाँ पर हम फिर कोई बेल क्रैंक लीवर टाइप का लगा देते हैं, इस तरीके से एक लीवर होगा। ये इस तरीके से मान लीजिए कि यहाँ पर ये कोई हम हलकरन लगा दिए हैं, इसको ऊपर की तरफ पुश करेंगे तो ये पार्ट नीचे आ रहा है, कह रही है ना कि इसको हम एक पार्ट को पुश करेंगे तो दूसरा सिरा नीचे आएगा। जब दूसरा सिरा नीचे आएगा तो ये जो बॉल्व है हमारा, बॉल्व के हम टॉप पर इसको कांटेक्ट में देंगे, तो जब नीचे आएगा तो इस समय आपको बॉल्व खुल चुका होगा। जब बॉल्व खुल जाएगा तो फ्यूल सप्लाई यहाँ से चालू हो जाएगी। इसी तरीके से जब एग्जॉस्ट वाली बात करेंगे तो ये हम फिर एक रॉड इस वाले कैम के साथ अटैच करेंगे और इस वाले बॉल्व को ऑपरेट करेंगे। तो अब ये मैकेनिकली या मैनुअली हम लोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि 500 आरपीएम पर भी अगर होगा तो 500 आरपीएम पर मतलब 250 हमको पावर चाहिए होंगे। 250 पावर की वजह के लिए 1 मिनट में आपको 250 बार इस वाल्व को खोलना है, 250 बार इस वाल्व को खोलना है। तो ये मैनुअली तो संभव नहीं था। ये किस एंगुलर पोजीशन ऑफ क्रैंक रोटेशन पर किस वाल्व को ओपन करना है, किस वाल्व को क्लोज करना है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता था। इस वजह से हम लोगों ने क्या किया, इसी क्रैंक के रोटेशन के साथ एक रिलेशन देते हुए एक गियर सिस्टम लगाया, गियर सिस्टम के साथ में एक कैम शाफ्ट लगाई, कैम शाफ्ट के ऊपर आपने दो कैम बना दी, और जो भी आप निर्धारित एंगुलर पोजीशन पर जिस कैम को उठाना होगा, रेज करना होगा, जिसको ऑन करना होगा, उसके हिसाब से प्रोफाइल को हम डेवलप करते हैं। तो ये चीज तो एक बेसिक जो आपका मतलब हो रहा है कि कैम क्या चीज है। तो अगर थोड़ा बहुत टच मिल गया हो कि कैम आपकी क्या चीज है, तो हम कह सकते हैं कि कैम हमारा एक ऐसा मेंबर है, एक ऐसी बनावट है जो किसी रोटेटिंग मेंबर ऑफ मशीन के ऊपर क्रिएट किया जाता है और
फॉलोवर को किस तरीके का गति प्रदान करता है, रेसिप्रोकेटिंग गति प्रदान करता है, ट्रांसलेशन के रूप में गति को प्रदान करता है, कह सकते हैं कि लीनियर मूवमेंट को प्रदान करता है। तो ये आपका हो गया कैम। अब इस कैम को पढ़ने से पहले एक चीज जो अभी हम देख रहे हैं, जो हमारा मेन मैकेनिकल का या मशीन का जो अपना आउटपुट होना चाहिए, क्योंकि हम एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में मोशन दे रहे हैं। जब हम मोशन दे रहे हैं तो दूसरा कंपोनेंट क्या है, उसको किस तरीके का मोशन चाहिए। अगर आप ट्रांसलेशन की भी बात करें, रेसिप्रोकेटिंग की भी बात करें, तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन कितने टाइप से हो सकते हैं। ये आपके इस सब्जेक्ट में 4 टाइप के मूवमेंट हो सकते हैं, जो फॉलोवर वाली लिंक होगी, जिसको हम ये कैम से जो मूवमेंट है यहाँ से प्रदान करेंगे हम अगले कंपोनेंट के लिए, वो कंपोनेंट फॉलोवर का आ जाएगा, क्योंकि कैम से जो गति कन्वर्ट करके दी जा रही है, जिसको फॉलो कर रहा है कंपोनेंट, उसको हम फॉलोवर कहेंगे। तो फॉलोवर में किस तरीके का मूवमेंट चाहिए, इसके हिसाब से हम कैम की प्रोफाइल को डिजाइन करेंगे, कैम की प्रोफाइल को बनाएंगे। तो बेसिकली इस सब्जेक्ट के अंदर किसी भी एक जो फॉलोवर होगा या मूवमेंट हो सकता है ट्रांसलेशन का, वो 4 टाइप के होंगे। एक आपका हो जाता है, या तो फॉलोवर आपका नीचे से ऊपर जाते समय यूनिफॉर्म गति से जा रहा होगा, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा होगा, या सिंपल हार्मोनिक मोशन गति से ट्रांसलेट कर रहा होगा, या हम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसके बाद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन से वापस मतलब जा रहा होगा, जाते समय ही एक्सेलरेशन हो और एंड ऑफ द ट्रेवलिंग पर आपका रिटार्डेशन होते होते रुक जाए। तो इस तरीके का हो सकता है। चौथा आपका साइक्लोइडल हो सकता है। इस टॉपिक के अंदर या आपके डिप्लोमा लेवल पर जो सब्जेक्ट में ये आपके फॉलोवर के मोशन है, वो 4 टाइप के नहीं पढ़ने हैं। आपके सिलेबस में सिर्फ 3 टाइप के हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी गति, और सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉलोवर में, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। तो ये चीजें हैं। खैर हम ये चीज तो अभी देखेंगे अगले सेशन में भी। आज के हम इस लेक्चर में कौन कौन सी चीजें कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने जैसे कि कैम की बात की, ये कैम का इंट्रोडक्शन है, समझ गए आप लोग। कैम देखेंगे, इस कैम के साथ आप कैम का क्लासिफिकेशन देखेंगे, फॉलोवर क्या होता है, फॉलोवर कितने टाइप के होते हैं, ये चीज देखेंगे। और कैम के साथ में जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, जो बहुत टेक्निकल टर्मिनोलॉजी और एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, ये वाला पोर्शन हम लोग कवर करेंगे। ये पहला सेशन होगा। इसके बाद फिर जो दूसरा सेशन होगा, हम फिर इसमें देखेंगे फॉलोवर में अलग अलग जो 3 टाइप की आपको गतियों के हिसाब से उनकी ट्रेवलिंग देखनी है, तो इसके हिसाब से कैम की प्रोफाइल को कैसे जनरेट करेंगे, कैसे बनाएंगे। तो ये चीज हम लोग देखने जा रहे हैं, जिसमें अभी आप लोगों ने कैम को लगभग एक बेसिक बेसिक समझ लिया होगा कि कैम आपका क्या चीज है। कैम एक किसी रोटेटिंग मेंबर के ऊपर एक साइड में आवश्यकता अनुसार कितना एंगुलर पोजीशन तक मटेरियल को कितने हाइट तक ऊपर से एक तरह से देसी भाषा में, व्यवहारिक भाषा में कहें तो किसी एक शाफ्ट के ऊपर कोई एक एडिशनल मटेरियल को थोप देना एक साइड पे, ठीक है, चिपका देना। तो हम इसको कह सकते हैं कि इंटीग्रेटेड पोर्शन को ही सिर्फ कैम बोलेंगे। और यही कैम जैसे जैसे रोटेट होगी तो अगले मेंबर को ऊपर नीचे मूव कराएगी। ये आपकी हो गई कैम। और अब हम बात करते हैं फॉलोवर की। तो फॉलोवर आपका क्या हो गया, फॉलोवर आपका एक ऐसा हो गया जो कैम के सरफेस से कांटेक्ट बनाता है और रोटेटिंग इंटीग्रेटेड पोर्शन ऑफ कैम से रिसीव करता है और खुद में कन्वर्ट हो जाता है अपनी गति को ट्रांसलेशन के फॉर्म में, रेसिप्रोकेशन के फॉर्म में। तो इस तरीके से हम देखेंगे जो कैम है, फॉलोवर है। अब फॉलोवर अपने बनावट के आधार पर कितने टाइप से हो सकता है, जो जो आपको वेरियस मशीन्स में देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पर अब बात करेंगे अगली फॉलोवर की क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोवर। अब फॉलोवर का बेसिकली जो क्लासिफिकेशन है, ये 3 आधारों पर किया गया है। ठीक है, 3 आधार इसके होंगे। सबसे पहला तो ये हो जाता है, जो फॉलोवर है अकॉर्डिंग टू द सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट। पहला आपका क्लासिफिकेशन है, ये आधार होगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस
कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस से हमारा मतलब ये है कि मान लीजिए कि ऐसे आपका कोई ये सरफेस है कैम का, और कैम के साथ जो ये आपका दूसरा फॉलोवर जो जुड़ेगा तो कांटेक्ट बनाएगा। इसकी कांटेक्ट की सरफेस कैसी है, इसका सरफेस इसके साथ जुड़ने वाले में, यानी कि जो मेटिंग सरफेस होगा कैम और फॉलोवर का, वो किस टाइप का होगा और कहाँ पर किस तरीके का यूज करते हैं। जैसे कि कोई लाइट वेट है तो उसमें कौन सा यूज करेंगे, जहां पर लाइट ड्यूटी पर वर्क करना है, हैवी ड्यूटी पर वर्क करना है तो कौन सा फॉलोवर यूज करेंगे। तो जो सरफेस होगा जो कॉन्टेक्ट बनाएगा, इस सरफेस के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन है। तो इसके हिसाब से जो आपका एक फॉलोवर बन जाता है नाइफ एज फॉलोवर। जो पहला आपका होता है नाइफ एज फॉलोवर। अभी बताते हैं ये क्या होता है। नाइफ एज का मतलब ये जो कांटेक्ट बनेगा, नाइफ मतलब चाकू समझते हैं, चाकू, चाकू की जो धार होती है, यानी कि बिल्कुल नुकीला एक पार्ट होगा, ये कांटेक्ट में रहेगा। कैसे, जैसे कि मान लीजिए ऐसे कोई क्रॉस सेक्शन है किसी शाफ्ट का, और इस शाफ्ट के इस जगह पर हमने एक कोई इंटीग्रेटेड पोर्शन को चिपका रखा है, सपोज इस तरीके से। ये तो आपको पूरी शाफ्ट थी जो रोटेटिंग मेंबर था। जैसे मैंने बताया कि रोटेटिंग मेंबर में किसी एक सेक्शन पर हम कोई एक मटेरियल को एक साइड पे चिपका देते हैं। तो अब फॉलोवर जब आपका इसके कांटेक्ट में आएगा, मान लीजिए कि ऐसे कोई फॉलोवर है यहाँ पर, फॉलोवर आपका इसके कांटेक्ट में ऐसे होगा। ये आप देख रहे हैं ये वाला जो पार्ट है, ये मान लीजिए कि फॉलोवर है, ये मशीन का दूसरा मेंबर है जिसको रेसिप्रोकेटिंग मोशन चाहिए। और ये आपका हो गया कैम। तो मान लीजिए कि नंबर वन कैम है, नंबर टू फॉलोवर है। ये आपका अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करता रहेगा, और जैसे जैसे इसकी रेडियल डिस्टेंस में घटना या बढ़ना होगा उसके हिसाब से इसकी ट्रेवलिंग होगी, इसकी फॉलोवर की। अब यहाँ क्लासिफिकेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन कौन सा, कि कॉन्टेक्ट सरफेस कैसा हो रहा है फॉलोवर का। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कॉन्टेक्ट सरफेस कैसा है, बिल्कुल नोकदार है, ये नुकीला कॉन्टेक्ट सरफेस है। इस वजह से जहां भी आपको इस तरीके का फॉलोवर दिखे जो किसी कैम के साथ कनेक्ट हो या ट्रेवल कर रहा हो, तो आप अगर कोई नुकीला धारदार इस तरीके का हिस्सा दिखेगा तो आप मान लीजिए कि कॉन्टेक्ट के आधार पर नाइफ एज फॉलोवर की श्रेणी में आता है। नाइफ एज फॉलोवर हो गया ये, क्योंकि धार इसकी नुकीली है। अब अगर हम दूसरे साइड में बात करें, जो दूसरा टाइप का फॉलोवर हो सकता है वो आपका होगा रोलर फॉलोवर। जैसे कि नाम से ही लग रहा है रोलर फॉलोवर। मान लीजिए कि आपकी ये कैम थी, इस जगह पर हम लोगों ने कैम को बना रखा है कैम साहब के ऊपर। अब इसका जो कांटेक्ट होगा, मान लीजिए कि यहाँ पर आपका कांटेक्ट बनेगा, तो जो फॉलोवर होगा फॉलोवर के साथ में एक छोटा सा रोलर लगाते हैं, और इस रोलर के साथ में इस फॉलोवर को कनेक्ट किया जाता है ऐसे। ठीक है, ये आपका एक रोलर रहेगा। ये रोलर एक तीसरा मेंबर होगा जो फॉलोवर का ही एक पार्ट है, यानी कि फॉलोवर अब आपका बन गया, जैसे कि वन नंबर मान लीजिए कैम है, टू नंबर फॉलोवर है, तो टू नंबर का ही पार्ट है फॉलोवर। जैसे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था नाइफ एज था, इस बार हमने क्या किया कि छोटा सा एक यहाँ पर सेंटर बना दिया, और किसी एक पिन से एक छोटा सा पहिया इस पे लगा दिया, एक पहिया लगा दिया। तो अब क्या होगा, जब ये रोटेट करेगा तो ये रोलर है, रोलर भी अपने इस सेंटर के अबाउट रोटेट करेगा, और ऊपर नीचे तो करेगा ही करेगा। बट ये है कि नाइफिस फॉलोवर में एक धार होने की वजह से कैम के प्रोफाइल पर एक डिगिंग कर सकता था, एक स्क्रैच बना सकता था, और एक समय बाद ये कैम को खराब कर देता। तो यहाँ पर हम जहाँ बहुत लाइट ड्यूटी वर्क होते हैं वहीं पर हम नाइफ एज फॉलोवर को यूज करते हैं। और यहाँ पर ये चैटरिंग का भी इशू आ सकता है, या कई तरीके के इस तरीके के इशू जो अगर बचना है तो उसको बचने के लिए फिर हम लोगों ने क्या किया कि रोलर लगा दिया। रोलर बहुत स्मूथली ऑपरेशन करेगा, रोलर भी अपना घूम रहा होगा, और रोलर आपका हिस्सा है फॉलोवर का, तो फॉलोवर अपना वर्क परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो एक तरह से ऑपरेशन स्मूथ हो जाएगा रोलर फॉलोवर में। तो जहां भी आपको इस तरीके का फॉलोवर हो दिखे, तो ये मान लीजिए कि आपका रोलर फॉलोवर होगा जहां पर रोलर लगा हुआ है। और तीसरा आपको फॉलोवर हो सकता है फ्लैट फेस फॉलोवर। तो ऐसे कर लें, फ्लैट फेस कैम साथ में, कैम साथ के एक साइड पे हम लोगों ने कैम की प्रोफाइल बना दी। मान लीजिए कि यहाँ पर हमें फॉलोवर बनाना है। फॉलोवर कौन सा इस बार फ्लैट फेस है, पूरा फॉलोवर तो वैसे ही आएगा। हम बात सिर्फ कॉन्टेक्ट सरफेस की कर रहे हैं। जहां पर कॉन्टेक्ट बनाना होगा, ये जो का कॉन्टेक्ट सरफेस होगी, यहाँ पर फेस को फ्लैट कर देंगे। ठीक है, ये फ्लैट फेस हो जाएगा। ये अलग अलग अपनी जहां पर हम इसको यूज कर रहे हैं,
वहाँ की आवश्यकता के हिसाब से हम कौन सा फॉलोवर यूज करना है, कौन सा सुटेबल रहेगा, उसके हिसाब से हम चूज करते हैं। तो फ्लैट फेस यहाँ पर आप देख रहे हैं बिल्कुल एक चपटी सरफेस बना दी गई। फॉलोवर जो आपको वर्टिकल था, वर्टिकल फॉलोवर के बॉटम पर जो कांटेक्ट में जाना है कैम के, इस पोर्शन को हम लोगों ने क्या किया कि एक फ्लैट पट्टी बना दी, एक इसके साथ में लगा दिया पूरा। तो ये आपको पूरा कैम हो गया, इतना फॉलोवर इतना पूरा पोर्शन बन गया। फ्लैट फेस है, इस वजह से ही इसकी सरफेस को फ्लैट कर दिया है, जैसा बनावट वैसे ही उसका नाम। ठीक है। अच्छा, फ्लैट फेस के साथ में इसको और स्मूथ करने के लिए कभी कभार फ्लैट फेस फॉलोवर के साथ जैमिंग का इशू हो सकता है। एकदम आपने सडन कोई प्रोफाइल अगर दी होगी तो एक हाई स्पीड पर रोटेट करने में एकदम जो आपका वेरिएशन आएगा प्रोफाइल पर, तो हो सकता है इस कोने से अटकने लगे, ये कभी कभार अटकने लगता है, मतलब एक जैमिंग का इशू शुरू हो सकता है। तो इस केस से बचने के लिए फिर हम लोगों ने क्या किया, इसको मॉडिफाई किया, इसको बना दिया मशरूम शेप में, जिसका नाम हो गया फ्लैट फेस या मशरूम। फ्लैट फेस फॉलोवर और मशरूम फॉलोवर। ठीक है, एक ही बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। मशरूम सब लोगों ने देखा, मशरूम का जो ऊपर वाला छत्ता होता है कुछ इस तरीके से होता है ना, छाता टाइप का, यहाँ पर ऐसे मशरूम लगी होती है। तो फ्लैट की जगह हम लोगों ने क्या किया, इसमें थोड़ा सा एक राउंडनेस दे दिया इस तरीके से। अब ये जो फ्लैट फेस फॉलोवर था, ये मशरूम फॉलोवर बन गया, जिससे कि एकदम जो सपाट सरफेस थी, सपाट सरफेस की जगह थोड़ा सा एक राउंडनेस मिल गया, तो ऑपरेशन स्मूथ हो जाएगा और कोई डिगिंग या जैमिंग का इशू भी इससे खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा, इसका एक और जो अगला टाइप का फॉलोवर हो सकता है कॉन्टेक्ट के आधार पर, उसको बोलेंगे स्फेरिकल फॉलोवर। स्फेरिकल फॉलोवर, सारे फॉलोवर कुछ ऐसा नया नहीं है, अगर आपको नाम याद रहेगा तो जैसा नाम वैसे ही उसकी डिजाइन, वैसे ही बनावट। नाई फेज में आप लोगों ने देखा था नुकीला था, रोलर में एक रोलर लगा दिया था, फ्लैट फेस में सरफेस को फ्लैट कर दिया था, फ्लैट में थोड़ा सा मॉडिफाई करके मशरूम शेप दे दी थी, मशरूम फॉलोवर बन गया था। ये स्फेरिकल है, नाम से ही लग रहा है स्फेरिकल, मतलब अर्ध गोला, जैसे पूरा गोला होता है। तो फॉलोवर आप कैसे बनेंगे, ऐसे पूरा फॉलोवर होगा और आधा गोला यहाँ पर बना देते हैं, पूरा सॉलिड। ठीक है, ये आपका फॉलोवर हो जाएगा, ये अपने गाइड के साथ में होगा ऐसे। और ये मान लीजिए टाइम सॉफ्ट है, टाइम सॉफ्ट में ऐसे कोई टाइम बना दी। ठीक है, तो ये आपका स्फेरिकल फॉलोवर हो गया। तो टोटल इस तरीके से कॉन्टेक्ट सरफेस के आधार पर, अपने बनावट के आधार पर जो फॉलोवर होगा, फॉलोवर ये 5 टाइप के हो जाएंगे। आपका पहला हो गया नाइफ फेस, दूसरा रोलर, फ्लैट फेस या मशरूम, और ये आपका लास्ट हो गया स्फेरिकल फॉलोवर। तो ये तो आपका बनावट के आधार पर हो गया। अब अगला आपका आ जाता है अकॉर्डिंग टू द मोशन ऑफ द फॉलोवर। अकॉर्डिंग टू द मोशन ऑफ द फॉलोवर, जो बी टाइप का क्लासिफिकेशन है फॉलोवर का, अकॉर्डिंग टू द मोशन ऑफ द फॉलोवर, अकॉर्डिंग टू द मोशन ऑफ द फॉलोवर में दो टाइप के फॉलोवर होंगे। पहला आपका है रेसिप्रोकेटिंग। रेसिप्रोकेटिंग यानी कि जो गति कैसी दे रहा हो, रेसिप्रोकेटिंग ट्रांसलेशन वाली कोई गति अगर दे रहा हो, ठीक है, स्लाइडिंग टाइप का मोशन अगर दे रहा हो, रेसिप्रोकेटिंग होगा। और दूसरा आपको होगा ऑसिलेटिंग या रोटेटिंग फॉलोवर। और रोटेटिंग, अभी तक जितने हम लोगों ने डायग्राम बना के देखे थे, पहले वाले जो ये कॉन्टेक्ट की बात कर रहे थे, जितने फॉलोवर की प्रोफाइल बना रहे थे, जैसे कि एक कोई सांप था, सांप में एक साइड में आपने कोई ऐसे फॉलोवर कैंप को बना दिया। अब यहाँ पर आपका कोई फॉलोवर होगा, चाहे नाइफ एज हो या कोई भी हो, ये सभी के सभी
ये रोटेशन आपका ऐसे हो रहा था और इस रेडियस के डायरेक्शन पर ऊपर नीचे हो रहे थे, ट्रांसलेट कर रहे थे। तो ये सारे के सारे आपके कौन से हो गए? रेसिप्रोकेटिंग फॉलोवर। जो भी इस तरीके के होंगे जो आपका रेसिप्रोकेटिंग गति में कन्वर्ट हो रहा हो, वो सारे फॉलोवर मोशन के आधार पर रेसिप्रोकेटिंग टाइप में जाएंगे। और दूसरा आपका जो है ऑसिलेटिंग या रोटेटिंग। ऑसिलेटिंग या रोटेटिंग में आपके फॉलोवर रोटेशन कर रहे होंगे। जैसे कि हम इसको कैसे बना सकते हैं? एक मान लीजिए कि ऐसे कोई शाफ्ट बना दिया, शाफ्ट के इस पोर्शन में कैम बना दी, और अभी हम वर्टिकली ऐसे लगा रहे थे फॉलोवर को। अब इस बार आप वर्टिकली न लगा के ऐसे कर लें, इस तरीके से फॉलोवर को ऊपर हम न ले जाके आप ऐसे करें, और यहां पर आप एक लगा दें कोई पिन, फलक्रम। तो अब ये जैसे ऊपर नीचे होगा, ये पार्ट तो सीधी बात है कि ऊपर नीचे हो रहा है जैसे पहले हो रहा था, ये वाला पोर्शन तो ऊपर नीचे होगा। लेकिन इसको क्या करेंगे? ये ऐसे से ऊपर नीचे हो रहा होगा, यानी पार्शियल रोटेट। इस सेंटर के अबाउट इसमें इस तरीके का रोटेशन पॉसिबल होगा। सीधा ऊपर ना लेगा, अगर पूरा ऊपर ले जाते तो अपने गाइड के अंदर, गाइड के साथ में रेसिप्रोकेटिंग मोशन हो रहा था। अब हमें अगर कहीं आवश्यकता है पार्शियल रोटेशन की या ऑसिलेट कराने के लिए, तो इस तरीके की व्यवस्थाओं को आप वहां पर कर सकते हैं। तो इस तरीके का जो फॉलोवर होगा, जो अपने किसी एक सेंटर के अबाउट पार्शियल रोटेट कर रहा हो या ऑसिलेट कर रहा हो, ऐसे फॉलोवर्स को हम लोग बोलेंगे ऑसिलेटिंग या रोटेटिंग फॉलोवर। ये आपके कंडीशन या आपके रिक्वायरमेंट, आवश्यकता के हिसाब से इस जहां भी जो सेट हो उस फॉलोवर को हम लोग यूज करेंगे। तो ये दो टाइप के फॉलोवर हो सकते हैं आपके अकॉर्डिंग टू मोशन ऑफ द फॉलोवर में। और तीसरा जो अब क्लासिफिकेशन है, तीसरे क्लासिफिकेशन में आपका है अकॉर्डिंग टू द पाथ ऑफ मोशन ऑफ द फॉलोवर। अकॉर्डिंग टू द पाथ ऑफ मोशन ऑफ द फॉलोवर, सी टाइप का क्लासिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू द path of the motion of the follower। ये भी दो टाइप के होंगे। तीसरा क्लासिफिकेशन हम लोग बात कर रहे हैं फॉलोवर का। अब ये पाथ जो होगा, किस पाथ से वो उसका मूवमेंट हो रहा है, इसके आधार पर इसका क्लासिफिकेशन है दो टाइप का। एक है आपका रेडियल फॉलोवर, पहला है आपका रेडियल फॉलोवर, और दूसरा है ऑफसेट फॉलोवर। ऑफसेट फॉलोवर, रेडियल फॉलोवर का मतलब ये है, जैसे कि ऐसे कोई आपकी कैम शाफ्ट है, कैम शाफ्ट के एक साइड में आपने कैम को बना दिया, प्रोफाइल को, और फॉलोवर आपने अगर ऐसे लगाया है कि फॉलोवर का जो सेंटर है, ऐसे मान लीजिए फॉलोवर है आपका, तो जो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फॉलोवर मस्ट बी पास थ्रू द सेंटर ऑफ कैम शाफ्ट नोन एज रेडियल फॉलोवर। रेडियल फॉलोवर का मतलब ये है कि जिस पाथ पर फॉलोवर आपका ट्रेवल कर रहा है, ये फॉलोवर का पाथ, यानी कि कह सकते हैं पाथ ऑफ मोशन ऑफ फॉलोवर। तो जो सेंटर है, जो पाथ है, वो पाथ आपका कैम के सेंटर से पास होना चाहिए रेडियल कैम के केस में। अब फिर से सुनिए, पाथ ऑफ द मोशन ऑफ फॉलोवर पास थ्रू द सेंटर ऑफ कैम शाफ्ट या कैम। कैम तो खैर कहना ठीक नहीं है, क्योंकि कैम तो ऑलरेडी अपनी इसेंट्रिसिटी है। कैम शाफ्ट का जो सेंटर है, कैम शाफ्ट के सेंटर से ये आपके फॉलोवर के जो मोशन है, ये एक्सिस पास होनी चाहिए। ऐसे सारे फॉलोवर को रेडियल फॉलोवर हम लोग कहेंगे। और ऑफसेट फॉलोवर क्या होता है? अब ऑफसेट फॉलोवर की बात करते हैं, तो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऑफसेट, ऑफ का मतलब हट जाना, थोड़ा सा शिफ्ट होके, है ना, यानी कि इसका जो सेटिंग होगी पाथ ऑफ मोशन ऑफ फॉलोवर की, ये थोड़ा सा
इसेंट्रिक होगी, अपने सेंटर से पास नहीं हो रही होगी। जैसे कि आप ऐसे मान लीजिए कि ये आपके कोई क्रैंक शाफ्ट है, इधर बना सकते हैं, क्रैंक शाफ्ट है, इसका सेंटर ये है। मान लीजिए कि प्रोफाइल आपने ऐसे बना रखी है कैम की, तो रेडियल में तो आपने किया था कि सेंटर से पास हो रहा था, सेंटर फॉलो कैम का तो ये है कैम शाफ्ट का। लेकिन इस बार फॉलोवर को आप यहां पर ना लगा के कुछ ऐसी जरूरत है कि फॉलोवर आप यहां पर लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, फॉलोवर आप यहां पर लगाएंगे तो अब क्या होगा, पाथ ऑफ मोशन ऑफ फॉलोवर ये जा रहा है। अब देख पा रहे हैं, समझ रहे हैं? ये आपका पाथ ऑफ मोशन ऑफ फॉलोवर जा रहा है, जबकि सेंटर आपका यहां पर है। प्रीवियस केस में क्या था, पाथ ऑफ मोशन ऑफ फॉलोवर पास हो रहा था सेंटर से, इस वजह से इसको रेडियल फॉलोवर कहे थे। और इस बार क्या है कि थोड़ा सा डिस्टेंस हटा हुआ है फॉलोवर के मोशन के पाथ का, किससे, सेंटर ऑफ कैम शाफ्ट से। तो ये जो डिस्टेंस है, जितना हम इसको शिफ्ट कर चुके होते हैं, जितना शिफ्ट करते हैं, इसको बोलते हैं ऑफसेट डिस्टेंस या ऑफ सेटिंग कह सकते हैं, यानी कि इतना हटा हुआ है ये अपने सेंटर से। तो इस आधार पर आपके फॉलोवर का क्लासिफिकेशन, ये 3 आधार बनते हैं। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में आपके, कई बार पूछा गया क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोवर। तो ये आपके 3 आधार हैं और तीनों आधार को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं कैम की, कैम के क्लासिफिकेशन की। कैम का क्लासिफिकेशन बेसिकली 2 टाइप का ही होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कैम, क्लासिफिकेशन ऑफ कैम, क्लासिफिकेशन ऑफ कैम में आपका एक रेडियल या डिस्क कैम, 2 टाइप की होती है, रेडियल और डिस्क कैम, और दूसरी आपकी है सिलेंड्रिकल कैम। सिलेंड्रिकल कैम, रेडियल कैम, जैसा कि अभी हम लोगों ने फॉलोवर की क्लासिफिकेशन में देख रहे थे कि एक कोई क्रैंक कैम शाफ्ट है, पूरी शाफ्ट है, इसके एक साइड में आपने यहाँ पर कोई मटेरियल चिपका दिया है। जैसे कि मान लीजिए ये आपकी शाफ्ट थी, शाफ्ट के इस साइड में इसको मान लीजिए कि मटेरियल चिपका हुआ है। अब हो क्या रहा है कि एक्सिस ऑफ कैम शाफ्ट ये है, ऐसे एक्सिस ऑफ कैम शाफ्ट ये हो गई, और फॉलोवर आपने ऊपर रखा हुआ था, तो फॉलोवर का मोशन ऊपर नीचे हो रहा था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जहां भी कैम शाफ्ट की रेडियस, या ऐसे मान लीजिए कि परपेंडिकुलर मोशन, या आप ऐसे मानिए द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फॉलोवर विल बी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ कैम शाफ्ट। कैम शाफ्ट की एक्सिस अगर ऐसे है और फॉलोवर का मोशन ऐसे हो रहा है, यानी कि एक्सिस से परपेंडिकुलर, तो ऐसे सारे कैम को हम लोग रेडियल कैम या डिस्क कैम कहेंगे। जैसे अभी हम लोगों ने जितने भी कैम देखे, ये सभी कैम आपके ऐसे थे कि यहाँ पर आपने फॉलोवर को लगा रखा था और ये अपने सेंटर के अबाउट रोटेट कर रही थी शाफ्ट। तो शाफ्ट की एक्सिस तो ये हो गई, ये शाफ्ट आपकी ऐसे से रोटेट हो रही थी, है ना, ऐसे रोटेशन हो रहा था शाफ्ट का, और फॉलोवर ऊपर नीचे हो रहा था। ठीक है, अगर ये बात समझ में आ रही है, शाफ्ट हमारी ऐसे पूरी है, ये शाफ्ट अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है ऐसे ऐसे, और जहां पर प्रोफाइल जिस सेक्शन में बनी हुई है, इस सेक्शन की प्रोफाइल के कांटेक्ट के आधार पर फॉलोवर में जो गति हो रही है, ये ऊपर नीचे हो रही है, यानी कि इस फॉलोवर के रेडियल डिस्टेंस पर हो रही है। अभी यहाँ पर कांटेक्ट बन रहा है तो यहाँ पर है, जब ये फॉलोवर आप कैम रोटेट होके नई पोजीशन पर आएगी तो ये यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि हमेशा रेडियल डिस्टेंस या रेडियल डायरेक्शन पर ही फॉलोवर के मोशन पॉसिबल हो पाएंगे। ऐसे कैम को या ऐसे डिजाइन प्रोफाइल ऑफ कैम को हम लोग कहेंगे रेडियल कैम, या डिस्क नुमा है, इस वजह से इसको डिस्क कैम भी कह सकते हैं। अगला है आपका सिलेंड्रिकल कैम। सिलेंड्रिकल कैम में क्या होगा, ठीक इसका उल्टा, जैसा भी हम लोगों ने देखा
कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फॉलोवर विल बी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ कैम शाफ्ट known as radial follower, radial cam. But in this case, the direction of motion of follower will be parallel to the axis of cam shaft. ऐसे जैसे कि मान लीजिए कि ऐसे भी कैम थी, आपने यहाँ पर मटेरियल को पेस्ट किया हुआ था एक साइड में, यहाँ पर आपका फॉलोवर चल रहा था, तो ये तो आपका रोटेशन ऑफ एक्सिस हो गया था, ये आपका रोटेशन हो गया कैम शाफ्ट का, और फॉलोवर इसके रेडियल डिस्टेंस पर जा रहा था, तो ये तो आपके रेडियल कैम थी। अब हम क्या करेंगे, अगली जो हमारा ट्रेवलिंग होगी फॉलोवर की, वो इस एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। इसके पैरेलल हो यानी कि ऐसे ऐसे कोई हमारी शाफ्ट हो, ऐसे हो, इसके रोटेशन पर ये इसमें इस तरीके की गति हो, ऐसे ऐसे आए, तो इसको बोलेंगे सिलेंड्रिकल कैम। इसकी व्यवस्था कैसे करेंगे देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक कोई शाफ्ट है, सिलेंड्रिकल कैम में हम पोर्शन को, मटेरियल को चिपकाएंगे नहीं, बल्कि ग्रूव बनाएंगे, डिगिंग करेंगे इसके सरफेस पर, किसके, कैम शाफ्ट के। मान लीजिए कि ऐसे आपके कैम शाफ्ट है, हम एक इस तरीके से स्पाइरल नुमा एक ग्रुप बनाएंगे, एक खांचा टाइप का काटेंगे, पूरा नाली टाइप का, कि ऐसे आते आते फिर यहां तक आए, फिर वापस घूम के उसी पॉइंट पर जाके मिला दें। जैसे कि आप ऐसे समझिए कि एक तो ये सांप है, सांप के ऊपर सरफेस पर आपने नाली बना रखी है, नाली वो भी ऐसे नहीं बनाई है कि एक ही सेक्शन पर ऐसे पूरा उसी जगह बना दिए हो, ऐसे बने स्पाइरल शेप में, यहाँ से खोदना शुरू किए और थोड़ा तिरछा होते होते एक्सियल डायरेक्शन पर आके पूरा चारों तरफ 360 डिग्री पर खुदाई करते हुए फिर वापस वहीं पहुंच गए। ठीक है, जो ग्रुप हमने बनाया है, जो ग्रुप को काटा है, वो एक ही सेक्शन पर ना काट के इसके एक्सियल डायरेक्शन पर मूव कराते रहे अपने टूल को, मतलब राउंड तो जा ही रहे हैं लेकिन साथ साथ एक्सियल ट्रेवलिंग भी करा रहे हैं, ऐसे इस तरीके से वापस आ गए। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस सेक्शन पर तो आपने ऐसे काट दिया, इस तरीके ग्रुप हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करें कि हमें टिप को सेट कर दे फॉलोवर की। अब क्या करें, इस कैम शाफ्ट को रोटेट करें। जैसे आप इसको रोटेट करेंगे तो जैसे जैसे खांचा ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो देख रहे हैं खांचा जो आपका आगे की तरफ बढ़ रहा है, खांचा कैसे आगे की तरफ बढ़ रहा है, जैसे इसका रोटेशन हो रहा है, तो ये खांचा आगे वाला इधर की तरफ आता जा रहा है, तो ये शाफ्ट तो इधर नहीं जाएगी, बल्कि जो फॉलोवर है, फॉलोवर को अपनी तरफ घसीटती जाएगी। कहां तक घसीटेगी, जब तक इस सेक्शन तक नहीं पूरा घूम नहीं जाता 180 डिग्री। तो जब 180 डिग्री के बाद फिर फर्दर घुमाएंगे तो पीछे साइड में फिर से वैसे पोर्शन बना हुआ है जो वापस आ रहा है यहीं। तो जब फिर 180 डिग्री रोटेशन के बाद जब और आगे घुमाएंगे तो फॉलोवर यहाँ तक पहुंच जाने के बाद फिर वापस यहीं आएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे पहले हमने कहा कि सिलेंड्रिकल कैम में क्या करेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ कैम शाफ्ट पैरेलल होगी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फॉलोवर के। तो यहाँ पर पॉसिबल हो जा रहा है वो चीज, क्योंकि ग्रुप जो हमने स्पाइरल शेप में बनाया है, ग्रुप आपका ये रोटेशन के साथ साथ एडजस्ट करेगा और फॉलोवर को अपनी तरफ घसीटेगा और कभी इधर पुश करेगा। तो यहाँ पर ये इस टाइप का मोशन पॉसिबल हो जाएगा, फॉलोवर आपका ऐसे से चलता रहेगा और कैम आपकी रोटेट होती रहेगी। तो ये आपका सिलेंड्रिकल कैम हो गया। तो ये चीज तो हमारी हो गई कैम के क्लासिफिकेशन की, दो ही टाइप की कैम होती है। अब हम शॉर्ट में बात कर लेते हैं कौन कौन से टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करेंगे कैम के अंदर, जिससे कि प्रोफाइल को ड्रा कर पाना आसान हो जाएगा। कैम शाफ्ट के ऊपर रेडियल कैम की हम बात करेंगे। यहाँ पर इस टॉपिक का नाम होगा टर्मिनोलॉजी ऑफ रेडियल
कैम प्रोफाइल, ये रेडियल कैम प्रोफाइल हमारी होगी। इसमें कौन कौन से टर्म यूज होते हैं, और डिप्लोमा के अब तक के पेपरों में अगर पिछले 5 6 7 8 साल की पेपरों की बात करें तो सबसे ज्यादा इस पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं शॉर्ट नोट्स में, कि ये फलाना टर्म इसको क्या बोलते हैं। तो शाफ्ट का अपना कोई डायमीटर होता है, और उस शाफ्ट के डायमीटर के बाद हम किसी एक निर्धारित या निश्चित सेक्शन के ऊपर एक साइड में आवश्यकता अनुसार कैम के मटेरियल को पेस्ट करते हैं। तो उसमें कौन कौन से टर्म्स होते हैं, कैसे हम उस प्रोफाइल को बनाएंगे, इनकी हम बात करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक कोई शाफ्ट लेते हैं। मान लीजिए कि एक हमारी कोई ऐसे शाफ्ट है, शाफ्ट के ये मान लीजिए कि आपका सेंटर है शाफ्ट का। इसको सामने से अगर देखेंगे तो कुछ ऐसे दिखाई देगा। ये आपकी शाफ्ट है जिसके ऊपर हमें कैम बनानी है, इस वजह से हम इस शाफ्ट का नाम देंगे कैम शाफ्ट। कैम शाफ्ट का अपना जो डायमीटर है सामने से देखने पर पता चलेगा, इसको हम बोलेंगे कैम शाफ्ट डायमीटर। कैम शाफ्ट डायमीटर। अब कैम शाफ्ट डायमीटर तो पूरी कैम पे है बराबर। मान लीजिए कि आपको इस पोर्शन पर कैम बनाना है, ठीक है। ऐसे आपका कोई फॉलोवर होगा, यहाँ पर आपको कैम को बनाना है। तो आप क्या करेंगे, इस जिस निर्धारित जगह पर हमें कैम को बनाना है उस सेक्शन पर बराबर बराबर मटेरियल को हम पहले तो लगा दिया जाता है, जो चारों तरफ बराबर रहे, उसमें कोई कम ज्यादा नहीं होगा। अभी हम कैम नहीं बना रहे हैं, यानी कि कैम प्रोफाइल बनाने के लिए जो कंडीशनिंग हम कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस पोर्शन पर चारों तरफ मान लीजिए कि इस सेक्शन पर मटेरियल लगा देंगे। ठीक है, ये पूरा पोर्शन हमारा बन गया कि अब हम यहाँ से निश्चय कर लिए कि हमें इस सेक्शन पर कैम की प्रोफाइल को बनाना है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब हम एडिशनल मटेरियल थोड़ा सा चारों तरफ बराबर बराबर लगाए हैं, तो कैम शाफ्ट के डायमीटर से थोड़ा सा डायमीटर बढ़ जाएगा इस वाले का। तो मान लीजिए कि यहाँ पर डायमीटर आपको हो गया ऐसे। ये आपका जो डायमीटर बनाया थोड़ा चारों तरफ बराबर मटेरियल लगा के, इसके ऊपर हम बनाएंगे प्रोफाइल कैम की। और मान लीजिए कि ऐसे आपका कोई फॉलोवर है, रेडियल कैम की बात कर रहे हैं, तो ये जो मिनिमम हमारा होगा, अब इसके ऊपर हम जो मटेरियल लगाएंगे, क्योंकि अभी तक तो फॉलोवर सबसे बिल्कुल बॉटम पर रहेगा, फॉलोवर में कोई ट्रेवलिंग नहीं होगी, चारों तरफ आपका जो मटेरियल है कैम का वो बराबर बराबर है। तो अभी कैम को बनाया ही नहीं है, इसके ऊपर हम कैम को बनाएंगे किसी एक सेक्शन में, या तो इस साइड बनाएंगे या इस साइड बनाएंगे, जहां भी बनाएंगे। अब हम कहीं भी इस सेक्शन के ऊपर बनाएंगे। तो इसको हम कह सकते हैं कि बेस है हमारा कैम का। क्या है ये, बेस है कैम का। इस सेक्शन पर या इस बेस के ऊपर अब हम अपनी प्रोफाइल को बनाएंगे। तो इस वजह से इस सर्किल का नाम हो जाता है बेस सर्किल। ठीक है, बेस सर्किल। अब बेस सर्किल को हम कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट डायामीटर का या स्मॉलेस्ट सर्किल ऑफ कैम प्रोफाइल नोन एज बेस सर्किल। शाफ्ट के ऊपर एक निश्चित जगह पर हमें ये सर्किल बनाना होता है, जहां पर हम कैम की प्रोफाइल बनाएंगे, और यही कैम प्रोफाइल का बेस होगा। इससे इस पोजीशन के बाद फिर आपका फॉलोवर इसके नीचे कभी नहीं जाएगा, क्योंकि ये मटेरियल आपने बराबर लगा रखा है, और अभी ऊपर भी नहीं जाएगा। अब हम बनाना शुरू करेंगे प्रोफाइल को। तो ये तो आपका हो गया बेस सर्किल। बेस सर्किल के बाद इन केस मान लीजिए कि अगर आपका रोलर फॉलोवर है, जो इसके ऊपर काम करेगा, वो फॉलोवर अगर आपका रोलर है, तो हम
एक रोलर पहले बनाएंगे फॉलोवर को बनाने के लिए, और इस सेंटर से ऐसे मान लीजिए कि फॉलोवर लगा दिया रोलर के साथ में। रोलर फॉलोवर की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये हमारा जो रोलर फॉलोवर है, मान लीजिए कि कैम अगर हमारी घूम रही है, कैम सॉफ्ट ऐसे रोटेट करेगी, तो रोलर फॉलोवर का जो सेंटर होगा इस रोलर का, सेंटर ऑफ रोलर ऑफ फॉलोवर, ये भी चारों तरफ ट्रेवल कर रहा होगा अपने सेंटर के अबाउट बराबर दूरी पर। जितनी रेडियस इस रोलर की होगी, इतनी रेडियस पे ये एक दूरी इस तरीके से बन रही होगी। ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन क्या दिखा रही है? सेंटर ऑफ रोलर की पोजीशन जब आपका कैम शाफ्ट घूम रहा होगा। अभी तो स्टेबल है, तो यहाँ पर आपको सेंटर दिखाई दे रहा है। जब ये घूमेगा, मान लीजिए कि ये सेक्शन घूम के ये वाला सेक्शन यहाँ पहुंचेगा, तो यहाँ पर ये सेंटर बन जाएगा। फिर और आगे घूमेगा तो यहाँ बनेगा, कभी यहाँ बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो ये जो डॉट वाली लाइन है, इस डॉटेड लाइन को मान लीजिए कि एक ये रोलर का सेंटर है जो ये सर्किल बना रहा है। इस सर्किल का नाम होता है प्राइम सर्किल। प्राइम सर्किल। एक इंपॉर्टेंट बात यहां से निकल के आती है कि अगर हम रोलर फॉलोवर की जगह नाइफ एज फॉलोवर लगाए होते, तो कांटेक्ट आपका कहाँ यहां पर बन रहा होता, और वहां सेंटर तो होता नहीं क्योंकि कोई रोलर नहीं है, तो ये प्राइम सर्किल होता ही नहीं। और मान लीजिए प्राइम सर्किल अगर कहें भी कि कौन सा होगा, तो हम कहेंगे प्राइम सर्किल और बेस सर्किल एक ही होंगे इन केस ऑफ नाइफ एज फॉलोवर, ठीक है। तो ये आपको हो गया प्राइम सर्किल। अब प्राइम सर्किल के बाद एक मान लीजिए कि ये हमारा एक ऐसा पॉइंट है कि इस पॉइंट के बाद हम फिर अपनी किसी कैम की प्रोफाइल को बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। इधर की तरफ बना सकते हैं, इधर कहीं भी बना सकते हैं। एक ऐसा पॉइंट जहां से फॉलोवर में जस्ट लिफ्टिंग शुरुआत हो जाए, ट्रेवलिंग शुरुआत हो जाए, यानी कि उसी पॉइंट से हम लोगों ने कैम की प्रोफाइल को बनाना शुरू किया। तो एक ऐसा स्टार्टिंग या बेसिक या रेफरेंस पॉइंट जहां से कैम की प्रोफाइल शुरू हो गई बनना, या फॉलोवर में मूवमेंट चालू हो गया, उस पॉइंट को बोलते हैं ट्रेस पॉइंट, ठीक है। ट्रेस पॉइंट ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ट्रेस पॉइंट तो कह सकते हैं इट इज अ रेफरेंस पॉइंट ऑन द फॉलोवर एंड इज यूज टू जनरेट द पिच कर्व। अब पिच कर्व क्या होता है, अभी हम इसकी बात करते हैं। अब जैसे कि अभी हम लोगों ने बताया, बात की कि इस पॉइंट के बाद जब आपकी प्रोफाइल बनना शुरू होगी, चलिए इसके लिए कलर चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए कि यहां से फॉलोवर आपका ये आपका इनिशियल पॉइंट है, यहां से शुरू हो गया। इतने पोर्शन में हम लोगों ने कैम बनाई। तो अब यहां से देखने से समझ में आ रहा है कि अगर ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, तो इस पॉइंट के बाद यहां से रेडियल डिस्टेंस अभी तक तो इतनी थी, अब रेडियल डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगी। जैसे बढ़ना शुरू होगी, तो ये फॉलोवर नीचे से ऊपर की तरफ ट्रेवलिंग शुरू कर देगा, शुरू कर देगा। इस वजह से इसका नाम है ट्रेस पॉइंट। और जिस तरीके से हम लोगों ने बेस सर्किल के ऊपर प्राइम सर्किल बनाया था, क्या अंतर था? बेस सर्किल पूरी जगह सेपरेट था, जितना रेडियस ऑफ रोलर ऑफ फॉलोवर था, उतनी उतनी दूरी से पूरी जगह सेपरेट होता हुआ गया था। सेम उसी तरीके से जैसे बेस सर्किल के ऊपर हम लोगों ने बनाया टाइम सर्किल, तो ये आपका जो कैम की प्रोफाइल, एक्चुअली में हम इसको ही कहेंगे, ये जो कैम प्रोफाइल है, जब कैम प्रोफाइल कांटेक्ट में चेंज करेगी अपना कांटेक्ट इस फॉलोवर के साथ, तो अभी तो इस पॉइंट पर है, तो फॉलोवर आपका नीचे है। मान लीजिए कि ये वाला पोर्शन अगर यहाँ आ गया होता, तो इतनी दूरी बढ़ चुकी होती और फॉलोवर इतना ऊपर हो चुका होता। तो हम हर एक जगह कहेंगे कि जितना रेडियस है फॉलोवर का, उतनी दूरी सेपरेट करता हुआ इस कैम प्रोफाइल से
आगे हम जाएंगे। ठीक है, यहां से हम लोग इतना आगे आ गए कि जिस तरीके से प्राइम सर्किल था उसी तरीके से इस बार भी डॉटेड वाली जो लाइन है इसको हम बोलेंगे पिच कर्व। पिच कर्व, पिच कर्व हो गया। और ये मान लीजिए कि आपका है कैम प्रोफाइल। कैम प्रोफाइल आपका सॉलिड वाली लाइन हो गई। और जो डॉट वाली है, डॉट का मतलब वही है कि ये आपका सेंटर ऑफ रोलर ऑफ फॉलोवर का पाथ पोजीशन है। कि जैसे जैसे फॉलोवर का नया कांटेक्ट आता जाएगा तो ये सेंटर ऑफ रोटे जो रोलर होगा वो डॉटेड लाइन से इंगत होता जाएगा, डॉटेड लाइन से उसको हम दिखाते जाएंगे। तो कितना सेपरेशन होगा इनके बीच में? जितना रेडियस है इस रोलर का, जितना रेडियस रोलर का है उतना ही हमेशा सेपरेट होगा इस कैम प्रोफाइल से। तो अभी तक हम लोगों को कौन कौन से टर्म मिल गए? कैम शाफ्ट का एक डायमीटर, इसके ऊपर जो हम लोगों ने सेक्शन निर्धारित किया जहां पर कैम बनानी है, यानी कि कैम प्रोफाइल के बेस के लिए जो हम लोगों ने एक मिनिमम सर्किल बनाया था, स्मॉलेस्ट सर्किल बनाया था जिसका नाम था बेस सर्किल। बेस सर्किल को से रेडियस ऑफ रोलर ऑफ फॉलोवर की डिस्टेंस को सेपरेट करते हुए एक दूसरा सर्किल बना जिसको हम बोले प्राइम सर्किल। और एक इनिशियल पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट जहां से कैम की प्रोफाइल या पिच कर्व क्रिएट होना शुरू हुआ उस पॉइंट को बोलते हैं ट्रेस, ट्रेस पॉइंट। और जैसी प्रोफाइल हमें आवश्यकता है वैसे जो प्रोफाइल बनाएंगे एक साइड में, ये आपका हो गया कैम प्रोफाइल। और कैम प्रोफाइल के ऊपर सेपरेशन होगा आपके रेडियस ऑफ रोलर का। वो जो पूरा एक प्रोफाइल एक कर्व बन के तैयार होगा जिसको बोलेंगे पिच कर्व। पिच कर्व काफी इंपॉर्टेंट है, प्राइम सर्किल भी इंपॉर्टेंट है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है अब हम वो देखने जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण आपका होता है प्रेशर एंगल, जो बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। प्रेशर एंगल क्या होता है यहाँ पर? प्रेशर एंगल को एक्चुअली हम लैम्डा के टर्म से डिनोट करते हैं। लैम्डा होता क्या है? प्रेशर एंगल है। सीधी सी बात है कि एंगल है तो किसी दो लाइनों के बीच का एक कोई कोण होगा। ये कौन सी लाइनें हैं दो? इसके लिए बिल्कुल आप चाहे दिमाग में अपने रख लीजिए, रट के या समझ के। बेटर लगेगा कि समझ के आप इसको अपने दिमाग में रखें। ठीक है, दो चीजें यहां पर हम बताएंगे। एक तो है आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फॉलोवर। इस केस में कौन सा है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फॉलोवर? ये आपका रोटेशन तो होगा कैम का, रोटेट होगी। फॉलोवर आपका ऊपर नीचे रेसिप्रोकेट कर रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ फॉलोवर तो यहाँ पर ये है अभी। ठीक है, अगर कोई चीज, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर दें। तो एंगल हमारा होता है, एंगल होता है एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फॉलोवर एंड नॉर्मल टू द पिच कर्व। नॉर्मल टू द पिच कर्व, नॉर्मल और टेंजेंट, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को। अगर हम बात करते हैं कि ये हमारे जैसे कोई सर्किल है, कंप्लीट सर्कुलर एकदम है सर्किल, इसका नॉर्मल क्या होगा? ये सेंटर है, इसका नॉर्मल सीधे ये हो जाएगा। नॉर्मल क्या होगा? टेंजेंट क्या होगा? जस्ट इसको टच करती हुई लाइन ऐसे अगर जा रही हो इसको बोलेंगे टेंजेंट। इस पॉइंट का टेंजेंट क्या होगा? तो इस पॉइंट का टेंजेंट आपका ये हो गया। इस पॉइंट का टेंजेंट क्या होगा? इस पॉइंट का टेंजेंट आपका ये हो गया। नॉर्मल क्या हो गया? इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर, इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इस चीज को 2 3 4 5 बार तक रिपीट करेंगे। इसको दिमाग में अभी से रख लेना है। एक एंगल होगा जो आपका नॉर्मल टू द पिच कर्व, कोई कर्व है तो इसका नॉर्मल, और उसी पॉइंट पर फॉलोवर का मोशन का एक्सिस क्या है या डायरेक्शन क्या है। अब आप यहां से ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक कंप्लीट ये सर्किल है। अभी हमने इसके ऊपर कोई प्रोफाइल नहीं बनाई, कोई कैम नहीं बनाया। तो इसका रेडियल फॉलोवर अगर है
तो कुछ इस तरीके से ऐसे होगा। तो डायरेक्शन इसका क्या है, ये डायरेक्शन है मोशन का, ऊपर नीचे। और इसी पॉइंट पर अगर हम नॉर्मल की बात करें, नॉर्मल क्या हो गया, क्योंकि टेंजेंट अगर आपका ये हो गया तो नॉर्मल भी आपका ये हो गया, इसका परपेंडिकुलर। तो यहां पर आपका जो लेमडा होगा ये हो जाएगा 0, कोई एंगल नहीं बनेगा। सर्कुलर, परफेक्ट सर्कुलर पर ये नॉर्मल टू द इस सर्कुलरिटी एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फॉलोवर दोनों एक ही लाइन से पास होंगे, एक ही लाइन पर लाई करेंगे। अब इसके अपोजिट डायरेक्शन पर अगर आप ऐसे समझें कि हमने कोई एक प्रोफाइल बनाई, प्रोफाइल जैसे बनाई, तो मान लीजिए कि सर्कुलरिटी जो भी परफेक्ट थी इसको हम बिगाड़ रहे हैं, सीधी सी बात है, ऐसे बिगाड़ रहे हैं। अब ये सर्कुलर था, मान लो कि ऐसे हो गया, ऐसे हमने बना दिया प्रोफाइल को। आपका फॉलोवर यहां पर है, ये एक्सिस आपके फॉलोवर की है, तो जहां तक सर्कुलर है इसका नॉर्मल तो भी यही है, ठीक है, नॉर्मल एक ही लाइन पर जा रहा है। अगर हम इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की, इसका नॉर्मल क्या हो जाएगा, क्योंकि सर्कुलरिटी है ये, तो इसका नॉर्मल ये होगा, टेंजेंट पहले तो खींचेंगे और टेंजेंट का परपेंडिकुलर, इसको ऐसे इधर से देखिए, फिर से देखिए, मान लो कि परफेक्ट सर्कुलर, इस पॉइंट पर नॉर्मल क्या है, ये, इस पॉइंट पर नॉर्मल ये है, और इस समय फॉलोवर का भी एक्सिस यही है, तो यहाँ पर लेमडा क्या है, 0। अगर हम बात करें कि हम धीरे धीरे इसकी प्रोफाइल को ऐसे चेंज करें, ऐसे चेंज करें, तो इस पॉइंट पर अगर बात करें, तो इस पॉइंट पर क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फॉलोवर तो ये हो गया, क्योंकि ये जब घूम के इधर आ चुका होगा तो ये अपने सेंटर से ही पूरे स्ट्रेट लाइन जाएगी, सेंटर ऑफ कैम शाफ्ट से उस पॉइंट पर, जिस भी पॉइंट पर हम फॉलोवर को कंसीडर करेंगे तो उसका मोशन उससे स्ट्रेट लाइन में जाएगा हमेशा। जबकि इसी पॉइंट पर अगर हम नॉर्मल की बात करें, तो नॉर्मल क्या होगा, पहले आप इसका टेंजेंट खींच लें, टेंजेंट का परपेंडिकुलर खींच लें, तो ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल हो गया लैम्डा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ की बात करते हैं, तो इस जगह पर डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फॉलोवर क्या होगा, इस सेंटर से सीधी लाइन, और कॉमन नॉर्मल क्या होगा, इसका टेंजेंट और इसका परपेंडिकुलर, फिर सेम लाइन पर चला जाएगा। जहां तक हम सर्कुलरिटी को परफेक्ट रखे हैं, वहां पर डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फॉलोवर ठीक लाई करेगा उस पॉइंट पर नॉर्मल ऑफ दिस सर्किल, सेम लाइन पर जाएगा। जैसे ही हमारी प्रोफाइल यहाँ से चेंज हो रही है, जैसे कि अगर इस पॉइंट पर बात करें, तो यहाँ का नॉर्मल क्या होगा, इसका पहले टेंजेंट ले लें, टेंजेंट का परपेंडिकुलर ले लें, ये आपका हो गया नॉर्मल इस पॉइंट पर। जबकि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फॉलोवर क्या होगा, ये होगा। इसी तरीके से यहाँ की अगर बात कर लेते हैं, तो इसका नॉर्मल क्या हो जाएगा, पहले टेंजेंट पे खींच लें और इसका परपेंडिकुलर, ये लाइन हो गई। जबकि मोशन ऑफ फॉलोवर क्या होगा, ये होगा, ये एंगल बन गया, है ना। तो यहां से हम लोग एक चीज को समझ पा रहे हैं कि जैसे जैसे सर्कुलरिटी हम परफेक्ट करते हैं, ये एंगल कम हो जाएगा, कम होता जाएगा, जैसे कंप्लीट सर्किल बन जाएगा प्रोफाइल का, वहां पर आपका ये एंगल 0 हो जाएगा, यानी कि प्रेशर एंगल बिल्कुल 0 होगा। इसके अपोजिट अगर हम बात करें, जैसे सर्कुलरिटी को हम लोगों ने चेंज किया, या तो धीरे धीरे चेंज करेंगे या एकदम से चेंज करेंगे। अगर धीरे धीरे चेंज करेंगे तो ये एंगल धीरे धीरे बढ़ना शुरू करेगा, एकदम चेंज करेंगे तो एकदम बहुत बड़ा सा ये एंगल बनेगा। जैसे कि हम यहाँ की बात करते हैं, इस पॉइंट पर हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा चेंज है, तो यहाँ का कॉमन नॉर्मल क्या होगा, एकदम ऐसे ऐसे जा रहा है। जबकि डायरेक्शन ऑफ मोशन फॉलोवर ये हो गया, बहुत ज्यादा है। तो एक चीज तो हम यहाँ से समझ पा रहे हैं कि प्रोफाइल जैसे जैसे हमारी चेंज हो रही है, उसके हिसाब से आपके प्रेशर एंगल भी चेंज हो रहे हैं। और ये प्रेशर एंगल 0 से लेके बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। एक कोई ऐसा पॉइंट आ जाता है जहां पर मैक्सिमम प्रेशर एंगल होता है। इसके बाद फिर से सर्कुलरिटी को हम मेंटेन करते हैं, फिर ये प्रेशर एंगल धीरे धीरे कम होते होते 0 तक पहुंच जाता है। जैसे सर्कुलरिटी फिर खत्म करके फिर वापस प्रोफाइल की तरफ हम जाते हैं, तो हम देखते हैं कि फिर से प्रेशर एंगल बढ़ता गया, बढ़ता गया। एक कोई पॉइंट ऐसा आया जहां पर फिर मैक्सिमम आया, फिर धीरे धीरे सर्कुलरिटी की तरफ पहुंच के हम 0 हो गए। तो प्रोफाइल हम एक बार बनाना शुरू करते हैं, दूसरी बार फिर वापस सर्कुलर की तरफ आते हैं। तो एक बार
इधर प्रेशर एंगल सबसे ज्यादा होगा, एक बार इधर प्रेशर एंगल सबसे ज्यादा होगा। ये बात तो तय हो गई। अब फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं, प्रेशर एंगल अब क्या होता है? प्रेशर एंगल होता है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फॉलोवर, यानी कि मोशन की गति की दिशा क्या है, और उस समय फॉलोवर का कांटेक्ट पॉइंट जहां भी होगा उसका नॉर्मल लाइन क्या है, नॉर्मल डायरेक्शन क्या है, इनके बीच में जो एंगल होगा उसको प्रेशर एंगल बोलेंगे। और कैम प्रोफाइल के अंदर प्रेशर एंगल जीरो से लेकर मैक्सिमम तक, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, फिर वापस मैक्सिमम से जीरो तक जाता है। यानी कि एक बार इधर मैक्सिमम कहीं मिलेगा, एक बार इधर कहीं मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, तो प्रेशर एंगल क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका नाम है पिच पॉइंट। पिच पॉइंट, पिच पॉइंट क्या है? पूरी कैम प्रोफाइल में जैसे जैसे प्रेशर एंगल का वेरिएशन हम लोगों ने देखा, ये तमाम सारी प्रोफाइल बना के, तो इन वेरिएशन के आधार पर हम ये देख रहे थे कि प्रेशर एंगल कभी कम था, कभी बढ़ रहा था, कभी और बढ़ रहा था, कभी और बढ़ रहा था। एक टाइम ऐसा आया, एक कोई ऐसा पॉइंट मिल रहा था जहां पर प्रेशर एंगल मैक्सिमम होगा। जहां पर मैक्सिमम प्रेशर एंगल होगा पिच कर्व का, वो पॉइंट पिच पॉइंट कहा जाएगा। पिच पॉइंट क्या चीज है? ये आपको जो पिच कर्व है, पिच कर्व को हम कंसीडर करें, इस कर्व को, और इस कर्व में प्रेशर एंगल जैसे जैसे कहीं बढ़ेगा, एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जहां पर मैक्सिमम प्रेशर एंगल होगा, उसको बोलेंगे पिच पॉइंट। मान लीजिए कि इस केस में यहां तक तो सर्कुलर था, पिच प्रेशर एंगल जीरो था, यहां से यहां तक तो प्रेशर एंगल आपका जीरो हो रहा है, इतने पार्ट में, इतने पार्ट में प्रेशर एंगल आपका कंप्लीट जीरो है, क्योंकि कंप्लीट सर्कुलरिटी है। और यहां से प्रोफाइल बनी, मान लीजिए कि यहां तक आपका फिर सर्कुलर है, कंप्लीट सब पोर्शन आपका फिर सर्कुलर है, तो यहां इतने बीच में भी प्रेशर एंगल आपका जीरो होगा। जो प्रेशर एंगल का बदलाव हो रहा है कितने, इतने पोर्शन में हो रहा है केवल। तो जैसे जैसे सर्कुलरिटी बिगड़ी यहां से, वो डिपेंड करेगा कि फॉलोवर में कितना स्ट्रोक, कितना मूवमेंट चाहिए, कितना क्या चाहिए, उसके हिसाब से चीजों को हम यहाँ पर प्रोफाइल को जनरेट करेंगे, बनाएंगे। तो प्रेशर एंगल का वेरिएशन कम से लेके एक कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पर मैक्सिमम होगा। मान लीजिए कि इस जगह पर सबसे अधिकतम प्रेशर एंगल है, जैसे कि ये आपका हो गया डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फॉलोवर, और इसी का नॉर्मल हो जाएगा ऐसे कहीं 90 डिग्री। तो ये जो एंगल है लैम्डा है, और इस पॉइंट पर मैक्सिमम प्रेशर एंगल है, इसके बाद फिर कम होना शुरू हो गया। इसी तरीके से यहां से यहां पर मान लो कि कहीं आपका मैक्सिमम प्रेशर एंगल मिला, तो जहां पर मैक्सिमम प्रेशर एंगल होगा उस पॉइंट को बोलेंगे पिच पॉइंट। अब हम सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ कैम शाफ्ट से पिच पॉइंट के दूरी भरें, एक रेडियस माने, और हम एक सर्किल अगर ड्रा कर दें, इस इतनी दूरी का एक रेडियस लेके अब हम एक सर्किल अगर ड्रा करें, सर्किल कुछ ऐसे बनेगा। जो ग्रीन वाला आप देख रहे हैं, पिच पॉइंट की रेडियस से एक रेडियस लेके एक सर्किल ड्रॉ कर दें सेंटर ऑफ कैम शाफ्ट से, तो इस सर्किल को हम लोग बोलेंगे पिच सर्किल। ये आपका सर्किल बना था कि पिच सर्किल। पिच सर्किल, अभी हम एक बार फिर से सारी चीजें समराइज कर देंगे। ये हो गया आपका पिच सर्किल। ये टर्मिनोलॉजी आपकी हो गई कैम के रिस्पेक्ट में। अब फॉलोवर के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं तो एक टर्मिनोलॉजी आ जाती है स्ट्रोक ऑफ द फॉलोवर। स्ट्रोक ऑफ द फॉलोवर, स्ट्रोक ऑफ द फॉलोवर से मतलब हमारा ये है कि आपका फॉलोवर जब बॉटम मोस्ट पोजीशन पर है, यानी कि जब तक वो बेस सर्किल से कांटेक्ट बना के रख रहा है, बेस पॉइंट पर जब है, उसके वहां पर उसकी पोजीशन जो सबसे नीचे की है। इसके बाद जब हम आप ऐसी प्रोफाइल बना रहे हैं कि फॉलोवर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, कितना ऊपर तक गया मैक्सिमम, यानी कि यहाँ पर जो मैक्सिमम दूरी है वो ये है।
ये आप देख रहे हैं मैक्सिमम दूरी है। तो कितना ऊपर चला गया आपका, ये है मान लीजिए कि बेस सर्कल इतना, इतना बेस सर्कल था, इतनी दूरी आपकी बढ़ गई, तो इतना फॉलोवर ऊपर जा चुका है। टोटल एक कंप्लीट रोटेशन ऑफ कैम शाफ्ट में फॉलोवर बॉटम मोस्ट से टॉप मोस्ट तक कितनी दूरी तय करता है, इस दूरी को आप बोलेंगे स्ट्रोक ऑफ द फॉलोवर। क्लियर है? तो ये चीजें हमारी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है उनमें आ गई। अब हम एक एक को फिर से वापस समराइज कर लेते हैं। अब इसमें देखिए कैम शाफ्ट क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि एग्जाम में इस आर्टिकल से कोई आपका क्वेश्चन छूट पाए, इसलिए हम उसको रिपीट कर देते हैं एक बार। सबसे पहले तो आपने देखा था कैम शाफ्ट, यानी कि जो नॉर्मल शाफ्ट है जिसके ऊपर आपको कैम की प्रोफाइल को बनाना है। उस शाफ्ट में आप आवश्यकता अनुसार जहां पर आपको कैम बनानी है उस कैम में बराबर बराबर मटेरियल चारों तरफ चिपकाते हैं, बराबर बराबर। यानी कि इस सेक्शन को चिन्हित करते हुए आपने एक बेस तैयार कर लिया, इस बेस के ऊपर आपको कैम की प्रोफाइल बनानी है। तो जो ये बेस तैयार किया, इसका जो रेडियस होगा या ये जो सर्किल बनेगा, इसको बोलेंगे बेस सर्किल। ठीक है, तो कैम शाफ्ट का डायमीटर, बेस सर्किल, ये चीजें समझ गए। बेस सर्किल के बाद फिर आपका आता है प्राइम सर्किल। ये प्राइम सर्किल सिर्फ और सिर्फ रोलर फॉलोअर का केस में मिलेगा, क्योंकि ये यही बेस सर्किल ही होता है। बट जितना सेंटर ऑफ रोलर इस सर्किल के ऊपर चलता हुआ घूमता हुआ जिस पाथ को, जिस सर्किल को ट्रेस करेगा, उस सर्किल को बोलेंगे प्राइम सर्किल। और अगला आपका आ जाता है ट्रेस पॉइंट। ट्रेस पॉइंट आपका एक रेफरेंस पॉइंट है। इस पॉइंट के बाद फिर प्रोफाइल का पिच कर्व को जनरेट करना शुरू करते हैं, इस वजह से इसका नाम होगा ट्रेस पॉइंट। आप सीधे समझ लीजिए ट्रेस पॉइंट इज अ रेफरेंस पॉइंट, और इस पॉइंट से पिच कर्व जनरेशन स्टार्ट होता है। इसके बाद आपका एक कैम प्रोफाइल जो बनाएंगे जैसी भी रिक्वायर्ड होगी, ये आपकी कैम प्रोफाइल बेस सर्किल से जाएगी। और बेस सर्किल के बाद जो जितना आपका रेडियस ऑफ रोलर है, इतना आप सेपरेट करते हुए अगर आगे की तरफ चलते जाएंगे, एक कर्व बन जाएगा। इस कर्व को बोलेंगे पिच कर्व। ठीक है, अब पिच कर्व आपका कैम प्रोफाइल हो सकता था अगर रोलर फॉलोवर नहीं होता। इन केस ऑफ नाइफ एज फॉलोवर, अगर आप नाइफ एज फॉलोवर को यहाँ पर रखते तो सीधे ये जो नोक थी यहाँ से कांटेक्ट बना लेती, और ये डॉट वाला जो पोर्शन था, डॉटेड वाला जो कर्व था, ये नहीं बनता। तो पिच कर्व या तो कह सकते हैं कि नाइफ एज फॉलोवर में एब्सेंट होगा, या पिच कर्व आपका कैम प्रोफाइल होगा। एक ही चीज है। जिस तरीके से आपने देखा था बेस सर्किल और प्राइम सर्किल में अंतर, वैसे ही आप कैम प्रोफाइल और पिच कर्व में बात कर सकते हैं। अब पिच कर्व के ऊपर हम देखते हैं, हर एक पॉइंट पर चेक करते हैं कि प्रेशर एंगल कितना कितना है। प्रेशर एंगल का जो मैंने बताया था काफी इंपॉर्टेंट बोल के, ये सच में इंपॉर्टेंट है। प्रेशर एंगल का डेफिनेशन बहुत अच्छे से आप याद कर लें कि प्रेशर एंगल आपका है एक एंगल दो लाइनों के बीच का। और ये दो लाइनें कौन सी है? एक आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फॉलोअर, जो हमेशा आपके सेंटर ऑफ कैम से स्ट्रेट लाइन पर जाएगा। किसी भी पॉइंट पर हम बात करें पिच कर्व के, किसी भी पॉइंट पर हो हमेशा सेंटर से स्ट्रेट रहेगा, क्योंकि वो सेंट्रिक है, रेडियल कैम है, इसलिए। अब कर्व है तो कर्व पर नॉर्मल आपका हर समय चेंज होगा कि कर्व की सर्कुलरिटी क्या है, परफेक्ट सर्कुलरिटी है या फ्लैटनेस ज्यादा है। जितना ज्यादा फ्लैटनेस होगा उतना ज्यादा आपका प्रेशर एंगल होगा। बहुत अधिक प्रेशर एंगल होने से क्या समस्या आ सकती है? आपका फॉलोवर जाम हो सकता है, ऑपरेशन आपका नहीं होगा। अगर एकदम से आपने सर्कुलरिटी बिगाड़ दी, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि एकदम अगर आप ऐसे बना देंगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि एकदम से आपका प्रेशर मैक्सिमम प्रेशर एंगल हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ क्या होगा, नॉर्मल आपका तो ये हो गया, नॉर्मल ये हो गया, और पिच कर्व आपका यहाँ से डायरेक्शन जा रहा है, ये एंगल आपका बहुत ज्यादा हो गया। तो जितना ज्यादा प्रेशर एंगल होगा डिपेंड करके करेगा उतनी ज्यादा फ्लैटनेस है, फ्लैटनेस उतनी ज्यादा है, सर्कुलरिटी नहीं है। तो जैसे फ्लैटनेस होगा तो आप देख के समझ सकते हैं कि फॉलोवर यहाँ से क्या होगा, अटक जाएगा इस पोर्शन पर। एकदम आपने फ्लैट बना दिया तो फॉलोवर आपका अटक जाएगा, फॉलोवर आप ऊपर नहीं जा पाएगा। तो इस तरीके से ज्यादा या एक निर्धारित एक निश्चित अमाउंट से ज्यादा प्रेशर एंगल हो जाने पर क्या समस्या आ सकती है? जैमिंग की। ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम या एसएससी वगैरह के एग्जाम में पूछा गया, मैंने देखा भी है। तो जैमिंग का इशू कब आएगा? प्रेशर एंगल एक सीमा से अधिक होने पर जाम हो जाएगा। तो ये चीज आपकी हो गई प्रेशर एंगल।
और जहां पर प्रेशर एंगल मैक्सिमम होगा उस पॉइंट को बोलेंगे पिच पॉइंट, और इस पिच पॉइंट की रेडियस सेंटर से लेते हुए एक कर्व, एक सर्कल बना दें, उस सर्कल का नाम होगा प्राइम पिच सर्कल, सॉरी पिच सर्कल, क्योंकि पिच पॉइंट से है इस वजह से पिच सर्किल है ये। तो इतनी चीज तो आपकी हो गई बेसिक टर्मिनोलॉजी में। स्ट्रोक ऑफ द फॉलोअर आप समझिएगा कि मैक्सिमम ट्रेवलिंग डिस्टेंस बाय फॉलोअर ड्यूरिंग वन रोटेशन ऑफ 10 स्टार नोन एज स्ट्रोक ऑफ द फॉलोअर। ये हमारा जो एक बेसिक पोर्शन था ये इतना ही है लगभग। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कैम की प्रोफाइल को डिजाइन कैसे करेंगे, उसको ड्रा कैसे करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, बट आपके कोर्स में 3 टाइप का ही है, केवल साइक्लोइडल पोर्शन नहीं होगा, तो हम इसमें एक एक करके बात करेंगे और उनमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डायग्राम बनाने के साथ फिर हम बात करेंगे कैसे हम इसकी प्रोफाइल को ड्रा करेंगे। अभी तो आपको इतना लग रहा होगा कि ये कैसे बनता होगा, फॉलोवर को ऊपर नीचे करना है। अभी आपको और ज्यादा वो लगेगा कि जब हम एक निश्चित नेचर का मोशन फॉलोवर में चाहिए, उसके आधार पर कैम की प्रोफाइल बनानी, वो कितना मुश्किल होता होगा। तो सच में सुनने से मुश्किल लगता है, जब एक बार आप इसको बना के देखेंगे तो बहुत आसान लगेगा। ये इतना भी आपको देख के समझ में आ जाएगा। मुझे लगता है कि आज इस सेशन के बाद आप कैम की प्रोफाइल बनाने में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो चलते हैं कैम की प्रोफाइल को ड्रा करने। कैम की प्रोफाइल को ड्रा करने से पहले, जैसा हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि फॉलोवर के जो मोशन होंगे वो 4 मोशन होते हैं, जिसमें 3 मोशन हम लोग को पढ़ना है अपने डिफरेंट लेवल पर। तो एक हो जाएगा आपका मोशन और जो होंगे, पहला है आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ द फॉलोवर। दूसरा आपका है सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM। इन फॉलोवर कह सकते हैं, ऑफ फॉलोवर कह सकते हैं। तीसरा है आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन तो सब लोग समझते हैं। एक्सेलरेशन मतलब वेग में बढ़ती हुई दर। वेग तो अपने आप में क्या होता है, किसी एक डिस्टेंस में समय के आधार पर परिवर्तन वेग कहा जाता है। और एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी में परिवर्तन की दर को एक्सेलरेशन कहेंगे। अब ये परिवर्तन की दर कैसे होगी, या तो इंक्रीजिंग रेट से परिवर्तन हो रहा होगा या डिक्रीजिंग रेट से परिवर्तन हो रहा होगा। जब इंक्रीजिंग रेट से परिवर्तन से मतलब ये है कि पहले 1 सेकेंड में आप 1 मीटर चले, अगले 1 सेकेंड में आप 2 मीटर चले, फिर अगले 1 सेकेंड में आप 3 मीटर चल रहे हैं, यानी कि आपकी स्पीड अप हो रही है, बढ़ रही है। ये आपका हो गया एक्सेलरेशन। और इसका जस्ट अपोजिट होता है रिटार्डेशन, यानी कि आप जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं, आपको इस तरीके से जाना है कि आपकी अपनी स्पीड बढ़ाते जाना है, आधी दूरी के बाद फिर अपनी स्पीड को घटाते जाना है। वेलोसिटी सेम नहीं होगी, इस बार वेलोसिटी कम होती 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 लास्ट में जीरो हो जाएगी। इसको रिटार्डेशन बोलेंगे। हिंदी में इसको बोलते हैं सर मंदन। ठीक है, तो एक यूनिफॉर्म तो दोनों में लगा रहेगा। ऐसा नहीं है कि पहले 1 मिनट में आप 100 मीटर गए, फिर अगले 1 मिनट में आप 150 मीटर गए, फिर अगले 1 मीटर में आप 200 मीटर गए 1 मिनट में। यानी कि जितनी डिस्टेंस आप, जितना सेगमेंट आप इंक्रीज कर रहे हैं, वो सेगमेंट आप हर बार उतने टाइम स्लॉट पर इंक्रीज करते जाएं। इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म रेट पर आपका एक्सेलरेशन हो रहा है। इसी तरीके से यूनिफॉर्म रेट पर जब रिटार्डेशन होगा, यानी कि आपकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म रेट या यूनिफॉर्म अमाउंट से ही आपके टाइम स्लॉट या टाइम फ्रेम के अंदर कम होती जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि पहले 1 मिनट में आप 100 मीटर गए, दूसरे मिनट में 120 गए, तीसरे में 180 चले गए, फिर तीसरे में भी आप 140 जाएंगे, तब हम कहेंगे यूनिफॉर्म रेट से आप किसी एक सेगमेंटल टाइम पर चेंज कर रहे हैं, तो इसको आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे।
और रिटार्डेशन उसको अवमंदन के रूप में। ये तीन टाइप के मोशन होंगे आपके फॉलोवर में। फॉलोवर आपका जब नीचे से ऊपर जा रहा होगा या ऊपर से नीचे आ रहा होगा, या तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, या सिंपल हार्मोनिक मोशन के नेचर से ट्रेवलिंग हो रही है, या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रिटार्डेशन के नेचर से ट्रेवलिंग हो रही है। इसके आधार पर आपको कैम की प्रोफाइल को बनाना है। अभी लग रहा होगा कि ये बहुत टिपिकल होगा, क्योंकि अब यहाँ भी ये नौटंकी कि आपका फॉलोवर किस तरीके से जा रहा है ऊपर नीचे। तो यहाँ तक तो ठीक था कि हमें कितना जाना है, किस तरीके से जाना है ये फिर और मुश्किल हो जाएगा। कोई मुश्किल नहीं होगा, ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं। जैसे अभी हम एक बार डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाएंगे, आपको सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि इसमें कुछ नहीं था। तो हम यहाँ से एक एक करके आगे बढ़ते हैं। पहला पार्ट हम लेके चलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी के आधार पर कैम की प्रोफाइल को ड्रा करना। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि कैम प्रोफाइल कोई मुश्किल चीज नहीं है, उसको तो हम कभी भी कर लेंगे। इसके पहले जो जरूरी है हमें डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाना। डिस्प्लेसमेंट किसका? कोई भी जब चीज गति में होती है, एक तो उसके बिंदु परिवर्तन होते हैं, डिस्टेंस चेंज होती है टाइम के हिसाब से, तो उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। इसी एक टाइम पर कितना हुआ। और अगर हम इसी को टाइम के रेट के में बात करें तो इसको बोलेंगे वेलोसिटी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के हिसाब से कितना चेंज हुआ, पॉइंट एक से दूसरे के बीच में कितना टाइम लगा पर यूनिट टाइम, किसी एक डिस्प्लेसमेंट का वेलोसिटी कही जाएगी। इसी तरीके से वेलोसिटी पर यूनिट टाइम में जो चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, उसको एक्सेलरेशन कहेंगे। तो ये हम पहले तीनों डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम किसके किसके बीच में बनेगा? रिफरेंस हमारा रहेगा डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट क्या? किसका? फॉलोवर का। यहाँ पर हम बात फॉलोवर की कर रहे हैं। फॉलोवर आपका बॉटम से टॉप तक जा रहा है। मान लीजिए कि ये डिस्टेंस आपकी 20 सेंटीमीटर हो सकती है, 40 सेंटीमीटर हो सकती है, या 20 मिलीमीटर हो सकती है, 10 सेंटीमीटर हो सकती है, कुछ भी डिस्टेंस हो सकती है। तो इस डिस्टेंस को मान लीजिए हम यहाँ पर बात करेंगे एस, लेटर एस से दिखाएंगे। एस क्या हो जाएगा आपका? स्ट्रोक ऑफ द फॉलोवर। स्ट्रोक ऑफ फॉलोवर, ठीक है। अब जिस शाफ्ट के ऊपर हम कैम की प्रोफाइल को बनाएंगे, तो हम कैम की प्रोफाइल को कंप्लीट एक कैम शाफ्ट के चक्कर पर उसको हम देखेंगे कितने प्रोफाइल में कहां कहां पर किस फाइबर, किस सेक्शन से किस सेक्शन तक मटेरियल को पेस्ट किया गया है। ठीक है, तो ये कंप्लीट एक चक्कर जो होगा कैम शाफ्ट का, इसको हम यहाँ पर बनाएंगे। इसके बीच में पूरा स्ट्रोक की जो गति होगी हमारी, जो पोजीशन होगी वहां पर देखेंगे। तो कंप्लीट एक जो सर्कल या एक चक्कर जो होगा कितने डिग्री का होगा? 360 डिग्री का, यानी कि कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन ऑफ कैम शाफ्ट होता है आपका 360 डिग्री। तो हमें एक डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाना है रोटेशन वर्सेस स्ट्रोक एस। तो काम करते हैं, मान लीजिए कि इधर आपने 360 डिग्री हॉरिजेंटल लाइन से दिखाया। अब डिग्री को लाइन से कैसे दिखा सकते हैं? डिग्री तो एक अपना अलग एंटिटी हो गई, लाइन एक लीनियर हो गई। तो अब आपको क्या करना होता है, एक स्केल मेजर करनी होती है, एज्यूम करनी होती है कि हम यहाँ पर करेंगे 60 डिग्री इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 360 डिग्री को अब 6 सेंटीमीटर से दिखा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। स्ट्रोक आपका क्या होगा? स्ट्रोक जैसे जैसे इसका 360 डिग्री का रोटेशन कवर होगा, तो इससे फॉलोवर नीचे से ऊपर जाएगा। तो स्ट्रोक को आप दिखा दीजिए यहाँ पर, ऐसे दिखा दीजिए। मान लीजिए कि स्ट्रोक आपका ये एस दूरी है। बॉटम जब बेस सर्किल का कांटेक्ट में फॉलोवर होगा तब यहाँ पर होगा, और जब टॉप पर पहुंचेगा तो फॉलोवर आपका यहाँ पहुंच चुका होगा। तो इनके बीच में हमें एक डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाना है। ठीक है, एक बॉक्स बना लेते हैं। अब डायग्राम साथ में एक इधर भी हम लेके चले जिससे क्लियर होता जाए।
ये मान लीजिए कि आपका बेस सर्किल है, बेस सर्किल के ऊपर आपने बनाया है कैम की प्रोफाइल को। ये मान लीजिए आपका जीरो है, यहां तक आपका फॉलोवर की प्रोफाइल। अच्छा, इसके पहले एक चीज और जानना जरूरी है कि टोटल कौन कौन सी एक्टिविटी होती है फॉलोवर के ट्रेवलिंग में। जब फॉलोवर आपका नीचे बॉटम से ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रहा होता है, नीचे से ऊपर की तरफ जब जा रहा होता है, तब इसको बोलते हैं आउट स्ट्रोक या अपवर्ड स्ट्रोक। ठीक है। कई बार जैसे कि अभी इंजन का हम एग्जांपल दे रहे थे कि वॉल्व को ओपन करना था या वॉल्व को लिफ्ट करना है, कुछ देर के लिए वॉल्व को ओपन छोड़ देना है जिससे कि आपका एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर आ सके, उतनी देर तक फॉलोवर आपका टॉप पर ही रुका रहता है। और जब आपका वॉल्व को क्लोज करना होता है तब फॉलोवर ऊपर से नीचे आता है। और जब दोनों वॉल्व को ओपन क्लोज ही रखना रहता है थोड़ी देर तक के लिए, तब आपका फॉलोवर नीचे ही रेस्ट करता है। तो देखा जाए तो यहाँ पर चार ऑपरेशन हो रहे हैं फॉलोवर के। एक हो रहा है नीचे से ऊपर जा रहा है, जब नीचे से ऊपर जाएगा तो इसको बोलेंगे अपवर्ड स्ट्रोक। जब ऊपर थोड़ी देर के लिए होल्ड होगा तो इसको बोलेंगे ड्वेल पीरियड। ड्वेल मतलब विश्राम। ड्वेल, ड्वेल कहाँ, टॉप पर। तो जब ड्वेल टॉप पर है तो बोलेंगे ड्वेल एट टॉप पोजिशन। इसके बाद फिर फॉलोवर ऊपर से नीचे आएगा तो इसको बोलेंगे रिटर्न स्ट्रोक। वापस आ रहा है, रिटर्न स्ट्रोक। सबसे पहले आपको क्या मिला, आउट स्ट्रोक। इसके बाद ड्वेल पीरियड आया। ड्वेल पीरियड में ये नहीं है कि कैम आपकी रुक जाएगी, कैम घूमती रहेगी, फॉलोवर ऊपर जाएगा। यही तो प्रोफाइल बनानी है अभी हमें, देखते हैं कैसे बनेगा। फिर इसके बाद फिर जब ड्वेल खत्म हो जाएगा तो फॉलोवर ऊपर से नीचे आएगा, उस समय इसको बोलेंगे रिटर्न स्ट्रोक। रिटर्न स्ट्रोक, रिटर्न स्ट्रोक के बाद फिर फॉलोवर आपका नीचे रुका रहेगा, कैम तब भी घूमती रहेगी। इसको फिर बोलेंगे ड्वेल पीरियड अगेन एट बॉटम। ठीक है, ड्वेल पीरियड दो बार मिला, एक बार टॉप पर एक बार बॉटम पर। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, ये हमारा सेंटर है रोटेशन का टाइम का। इस समय ये मान लीजिए कि ऐसे रोटेट कर रहा है, इसका एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रोटेशन हो रहा है। ये आपका हो गया ट्रेस पॉइंट। फॉलोवर जैसे जैसे अब ये हमारे कैम ऐसे रोटेट हो रही है, फॉलोवर इस पॉइंट से कांटेक्ट इसका चेंज होता जा रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर की तरफ कब तक जाएगा, जहां तक इसकी प्रोफाइल में रेडियस में बढ़ोतरी होती जाएगी। रेडियस जब तक बढ़ता जाएगा तब तक फॉलोवर ऊपर जाएगा। और हम ऐसी प्रोफाइल बनाएंगे कि एक टाइम के बाद फिर रेडियस में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे कुछ देर तक। मान लो कि इस पॉइंट से ए से बी पॉइंट तक कोई रेडियस में परिवर्तन नहीं हो रहा है। जब रेडियस में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो फॉलोवर ऊपर ही जाकर रुका रहेगा। फिर कैम रोटेट करेगी। कैम यहाँ पर थी, जब यहाँ पर थी तब तो फॉलोवर ऊपर जा रहा है, कहां तक जाएगा, जब तक ये वाला पोर्शन यहाँ नहीं आ जाएगा। जब ये पोर्शन यहाँ पर आ जाएगा तो ये पॉइंट यहाँ कहीं होगा। इस समय फॉलोवर आपका यहाँ पर पहुंच चुका होगा। इसके बाद जब फिर ये और फर्दर इसको रोटेट करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक कोई रेडियस में जब परिवर्तन नहीं हो रहा है तो फॉलोवर आपका ऊपर ही रुका रहेगा। ठीक है। जैसे ये बी पॉइंट यहाँ पर आ चुका होगा, इसके बाद जब और आगे घुमाएंगे तब फिर हम देख रहे हैं रेडियल डिस्टेंस चेंज होने लगी, कम होने लगी। कम होते 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 इस पॉइंट पर आते आते फॉलोवर फिर नीचे वापस इसी पोजीशन पर रुक गया। और ये फिर इसी पोजीशन पर रहेगा जब तक ये कंप्लीट पार्ट फॉलोवर के कांटेक्ट से हट नहीं जाता। तो चार चीजें हो गई। अभी तो बॉटम पर रेस्ट है ये। इस पॉइंट के बाद फिर रोटेशन ऐसे हुआ, अपवर्ड स्ट्रोक शुरू हो गया, आउट स्ट्रोक शुरू हुआ। ए पॉइंट तक तो आउट स्ट्रोक रहा, ए के बाद बी तक टॉप पर रुका रहा फॉलोवर। अब बी के बाद जब फिर ये अगले ये वाले पॉइंट जब आ रहे हैं कांटेक्ट में, क्योंकि स्प्रिंग लोडेड होता है फॉलोवर भी, ये नीचे की तरफ आएगा। नीचे की तरफ कब तक आएगा, जब तक इस पॉइंट तक नहीं आ जाते। इस पॉइंट पर जस्ट अपनी इसी पोजीशन पर आ जाएगा। इसके बाद फिर सर्कुलरिटी है, फिर कोई रेडियस में चेंज नहीं इतनी दूरी में, तो फॉलोवर आपका नीचे ही रुका रहेगा। ठीक है। तो ये चार ऑपरेशन हो गए इस तरीके की कैम को प्रोफाइल को बना के। चार ऑपरेशन को हम लोगों ने देखा। अब हम यहाँ पर ये एक चीज और देखें कि मान लीजिए कि रिफरेंस लाइन तो हमारी ये है, जैसे कि हम बात कर रहे थे ट्रेस पॉइंट के समय, ये हमारी रिफरेंस लाइन है।
यहाँ पर एंगुलर पोजीशन को मान लीजिए 0 है, थीटा यहाँ पर 0 है, थीटा आपका घूमने लगा, कैम घुमाई, थीटा आपका चेंज होना शुरू हुआ, फॉलोवर आपका नीचे से ऊपर तक जा रहा है। कब तक ऊपर तक गया? जब तक ये डिस्टेंस, ये वाला पॉइंट आपका इधर नहीं आ गया। इतनी दूर देर में ये जितना एंगल टर्न हुआ, इस एंगल को बोलेंगे एंगल टर्न बाय कैम ड्यूरिंग आउटवर्ड स्ट्रोक। यानी कि आउट स्ट्रोक के समय या आउट स्ट्रोक में लगे हुए समय में कैम कितना एंगल घूम गई, इस एंगल को हम कहते हैं थीटा ओ। ठीक है, एंगल ड्यूरिंग आउट स्ट्रोक। इसके बाद फिर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जब आते हैं तो ये दूरी हमारी, कैम आप देख रहे हैं बराबर घूम रही है, कैम घूमती रहेगी, कैम कभी नहीं रुकेगी, फॉलोवर ऊपर रुकेगा या फॉलोवर नीचे रुकेगा। यही तो बनाना है हमें प्रोफाइल, कि फॉलोवर कब आपको ओपन होना शुरू करना है, कब तक ऊपर जाए, और फिर ऊपर कब तक रुका रहे, और फिर नीचे कितनी देर में आए, और फिर नीचे कितनी देर रुका रहे। यही चीज हमें यहाँ पर देखनी है। तो फॉलोवर कैम हमारी बिना रुके फॉलोवर को रोकना है। तो कैम आपकी ये एंगल जब कवर करेगी तो फॉलोवर ऊपर रुका रहेगा। तो ये हमारा कह सकते हैं कि एंगल आपका है थीटा ड्वेल पीरियड एट टॉप, कह लीजिए थीटा डी टी। इसके बाद फिर ये जो एंगल इस पॉइंट के बाद यहाँ पर ये जो इतना एंगल मिल रहा है आपको, ये आपका हो गया थीटा आर, एंगल टर्न बाई कैम ड्यूरिंग रिटर्न स्ट्रोक। ठीक है, इसके बाद फिर ये जो इतना पूरा एंगल है कैम के रोटेशन का, इसको हम कहेंगे ड्वेल एंगल एट बॉटम पोजिशन ऑफ द फॉलोवर। ठीक है, तो चार ऑपरेशन हम लोगों ने देखे, थीटा ओ देखा, ड्वेल देखा, थीटा आर देखा, और फिर ड्वेल देखा बॉटम पे। तो ये चार ऑपरेशन, ये चार प्रोसेस में कैम आपकी कंप्लीट 360 डिग्री एक चक्कर लगा चुकी है, और यहाँ पर ये लाइन हमने दिखाई 360 डिग्री पर से। तो अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि क्वेश्चन कैसे देगा, जिससे कि आपको बताएगा कि स्टार्टिंग से 90 डिग्री कैम रोटेशन पर फॉलोवर नीचे से ऊपर जा रहा है, फिर अगले 30 डिग्री ऑफ रोटेशन ऑफ कैम के फॉलोवर टॉप पर रुका हुआ है, फिर अगले 60 डिग्री रोटेशन ऑफ कैम के फॉलोवर ऊपर से नीचे आ रहा है, रिमेनिंग जो भी 360 डिग्री में पोर्शन बचा उसमें फॉलोवर नीचे रुका हुआ है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन में तो एंगल बताएगा कितना कितना है। हमें यहाँ पर एक जनरलाइज बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि चलो कुछ एंगल लगा होगा, 50 हो सकता है, 60 हो सकता है, 100, 120, थीटा ओ की कुछ वैल्यू होगी। तो थीटा ओ जिस स्केल से हम लोगों ने इस लाइन को यहाँ पर डिफाइन किया था, उसी स्केल से जो भी दूरी आएगी उतने पोर्शन को हम कट कर लेंगे। ठीक है, ये पोर्शन आपका कट हो गया, ये आपका एंगल क्या बन गया, थीटा ओ। थीटा ओ यानी कि कैम का ये इतना रोटेशन थीटा ओ वाला जो है फॉलोवर को नीचे से ऊपर तक पहुंचा दिया, जैसे वहां से देख रहे हैं। ये जो थीटा ओ है, ये कैम रोटेशन यहाँ पर लाइन से दिखाया है, और ऊपर फॉलोवर को कहा इतनी दूरी ऊपर पहुंचा दिया। तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, कैम का रोटेशन ऐसे जा रहा है। फिर कुछ पोर्शन है आपका एंगुलर का कैम की जो ऊपर फॉलोवर रुका हुआ है ऐसे। इसके बाद फिर कुछ पोर्शन है जहां पर फॉलोवर वापस आ रहा है, ऐसे आ गया। इसको आप कह लीजिए ड्वेल, ये आपका ड्वेल हो गया बॉटम पे, और ये हो गया थीटा आर। ठीक है, थीटा आर हो गया। ये तो आपको सभी में काम करना है, फॉलोवर का मोशन किसी भी टाइप का हो, सभी में इतना काम करना है। अब हम बात करते हैं पहले वाला जो केस जिसकी हम बात कर रहे थे, है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही नीचे आ रहा है। इस समय यूनिफॉर्म वेलोसिटी से है तो कोई परिवर्तन होना नहीं है उसके नेचर में। जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से यानी कि जितना टाइम आपका एंगल घुमाने में लग रहा है, फॉलोवर का इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट बनेगा कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपका कोई एक पार्ट है, तो सेगमेंट कर लीजिए, मान लीजिए इसके हमने पांच सेगमेंट कर लिए, 4 सेगमेंट कर लिए। पहले सेगमेंट में इसका एक चौथाई हिस्सा ऊपर चला जाएगा, फिर अगले में आधा चला जाएगा, ये भी आधा आ जाएगा, फिर और अगले में 3/4 चला जाएगा, इधर 3/4 चला जाएगा। तो आप इस तरीके से बना लें। इसको भी ऐसे फिर ना बना के या तो आप सीधे सीधे मिला दें इसको,
कोई इशू नहीं है। या तो फिर आप इसके बराबर बराबर हिस्से कर लें और इवन एंड इक्वल डिवीजन में आप इसको डिवाइड कर लें। ठीक है, तो 4 में कर सकते हैं, 8 में कर सकते हैं, 6 में कर सकते हैं, उतनी डिवीजन आप इधर कर लें। वो बात तो एक ही आएगी, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, सीधी लाइन आपकी मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद फिर फॉलोवर आपको ऊपर रुका रहेगा, कैम सिर्फ घूमेगी इतनी दूरी पर। फिर इसके बाद जब रिटर्न स्ट्रोक पे आएंगे तो कैम आपकी इतनी दूरी घूमेगी, फॉलोवर आपका उससे नीचे आ जाएगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में ये चीज आ जाएगी। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी डायग्राम इसका बना के, इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। वेलोसिटी डायग्राम में सारे प्रोजेक्शन आप नीचे उतार लें। ऐसे है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट डायग्राम हो गया। तो हम बना रहे वेलोसिटी डायग्राम। वेलोसिटी डायग्राम में जैसा कि नाम से लग रहा है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं, जो कि ऐसे समझ लीजिए कि जैसे ही आपका फॉलोवर यहां से चलना शुरू किया तो जिस वेलोसिटी, जो भी आपकी गिवन वेलोसिटी होगी, हो सकता है 2 मीटर या 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड की गति से वेलोसिटी अटेन कर लेनी है, और फिर इसे कम ज्यादा नहीं होनी है। कब तक? एंड ऑफ द ट्रेवलिंग तक। जो वेलोसिटी आप स्टार्टिंग में लेके चल रहे हैं उसी वेलोसिटी से आपको पूरी दूरी तय करनी है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे हम इस पॉइंट से वेलोसिटी शुरू की चलना, तो ये जो भी वेलोसिटी दी गई है उतनी वेलोसिटी पे डायरेक्ट अटेन कर ले और यूनिफॉर्म रेट से चला जाए इसे, और जैसे एंड आए तो वेलोसिटी सडनली जीरो हो जाए। यूनिफॉर्म वेलोसिटी ये हो गई कि जिस वेलोसिटी से ट्रेवल करना है, ये वेलोसिटी अटेन करके स्टार्टिंग से ही और पूरी दूरी तय करे, फॉलोवर को जहां से नीचे से ऊपर तक जाना है पूरी दूरी तय करे, और जैसे टॉप पर पहुंचे सडन उस वैल्यू से सडन जीरो हो जाए। तो ये तो हो गई यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, इसी तरीके से अब रिटर्न के लिए ये तो ड्रिल हो गया, यहाँ तो कोई वेलोसिटी है ही नहीं। इसके बाद रिटर्न स्ट्रोक ऊपर से नीचे आ रहा है, तो डिस्टिंग्विशमेंट की वजह से इस डायग्राम को नीचे की तरफ बना लेंगे। सेम है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो जिस वेलोसिटी से रिटर्न आना है उस दूरी को उस वेलोसिटी को अटेन कर लें और उसी डिस्टेंस या उसी वैल्यू से यूनिफॉर्मली चले जाएं और एंड ऑफ द स्ट्रोक एकदम रुक जाए, वेलोसिटी जीरो कर दें। ये तो हो गया थ्योरेटिकल बात। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की, पहले बात कर लें फिर उसके बाद और क्लियर हो जाएगा। चलो मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन आपका इस पॉइंट पर बनाइए। वेलोसिटी डायग्राम क्लियर हो गया, एक्सेलरेशन डायग्राम क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन यहां पर क्या होगा स्टार्टिंग में? एक्सेलरेशन होता क्या है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी में परिवर्तन कैसे होगा समय के आधार पर। यहां पर हम देखेंगे कोई टाइम नहीं दिया गया, ठीक है, एकदम बोल दिया कि आपको 10 मीटर पर जाना है तो 0 से 10 मीटर जाना है आपको। 0 से 10 मीटर की वेलोसिटी, आप कोई साइकिल चला रहे हो, बाइक चला रहे हो या कार चलाते हो, तो क्या ऐसा कभी हो सकता है कि आपको 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इंस्टेंटली मिल जाए? कभी नहीं, कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा। जितना टाइम लगा, जितना ज्यादा टाइम आपको 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में लगा, तो हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन कम था इतनी दूरी इतने टाइम तक। एकदम से आप जब एक्सेलरेट करते हैं, पेडल दबा देते हैं, तो एकदम से स्पीड 60 पहुंच जाती है क्योंकि टाइम कम लगा। तो इससे ये समझ सकते हैं कि जितना कम टाइम उतना ही ज्यादा एक्सेलरेशन का अमाउंट ज्यादा। जितना ज्यादा टाइम लगाया आपने किसी एक निश्चित वैल्यू को अटेन करने में, उतना ही आपका एक्सेलरेशन स्लो रहा होगा। अब इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ तो उन्होंने टाइम दिया ही नहीं। बोले कि जैसे ही आपको ट्रेवलिंग शुरू करनी है सडन आपको उस वैल्यू तक पहुंच जाना है, कोई टाइम नहीं है। तो क्या हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन होता है v अपॉन टी। यहाँ पर टी हो गया आपका 0, तो v आपकी जो भी है उस वैल्यू डिवाइडेड बाई 0 कर देंगे, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्फिनाइट। एक्सेलरेशन इन्फिनाइट हो जाएगा, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। फिर भी आप थ्योरेटिकल में हम कहेंगे
एक्सेलरेशन है इन्फिनाइट। ठीक है, कब तक इन्फिनाइट रहेगा? जैसे वैल्यू को अटेन कर लिया, इसके बाद फिर आपका एक्सेलरेशन कोई नहीं रहा, क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंज हो ही नहीं रहा इतनी दूरी में। एक बार तो इन्फिनाइट हुआ, उसी वेलोसिटी से आप कंटिन्यू जा रहे हैं, एक्सेलरेशन में कोई बदलाव नहीं हुआ। अब बदलाव कब हो रहा है? वेलोसिटी में, सॉरी, वेलोसिटी में जब कोई चेंज नहीं हुआ तो एक्सेलरेशन यहाँ पर जीरो रहा। जैसे ही फिर आपने उस वैल्यू से सडन जब जीरो किया, नीचे एक हैवी चेंज हुआ वेलोसिटी में, तो इस समय जब फिर से कोई टाइम नहीं रहा इस वेलोसिटी से जीरो होने में, यानी कि एक्सेलरेशन आपका हो गया फिर से इन्फिनाइट। तो इस तरीके से दिखा देंगे इन्फिनाइट। ठीक है, कोई बात नहीं। इस इन्फिनाइट के बाद फिर जब आपका डेल पीरियड होगा फिर से वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, तो मतलब आपका फिर एक्सेलरेशन जीरो रहेगा। अब जैसे ही रिटर्न स्ट्रोक हमारा चालू हो रहा है वहां से, तो रिटर्न स्ट्रोक में सेम वही फिनोमेना कि आपका वेलोसिटी जीरो से विदाउट कंज्यूमिंग अ फ्रैक्शनल टाइम एक निश्चित वेलोसिटी अटेन करनी है। तो जब टाइम जीरो है तो एक्सेलरेशन अगेन आपका जीरो हो जाएगा। तो उसको आप फिर दिखा देंगे इस तरीके से, एक्सेलरेशन ड्यूरिंग रिटर्न स्ट्रोक एंड एट इनिशियल पोजीशन इज अगेन विल बी इन्फिनाइट। और फिर एंड ऑफ द रिटर्न स्ट्रोक सिमिलरली ये आपका एक्सेलरेशन इधर हो जाएगा, इन्फिनाइट। ठीक है, तो ये तो आपकी पूरी कहानी होगी थ्योरेटिकली। ये थ्योरेटिकल बात हो गई। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल की, एक्चुअल में क्या होगा। एक्चुअल में अगर इतना समझ में आ गया है तो हम इसी में थोड़ा सा अपने पेन का कलर चेंज करके बात कर लेंगे। भाई बात ये हो गई कि हमारा जब जीरो टाइम में रियल में तो हम कोई वेलोसिटी अटेन नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, भले वो बहुत कम टाइम हो, माइक्रो सेकेंड हो या सेकेंड हो। तो ये जो वैल्यू है जीरो से निश्चित वैल्यू तक अटेन करने के लिए कुछ टाइम लगा। कुछ टाइम जैसे कि मान लीजिए कि आपको एक सेकेंड ही लगा, तो एक सेकेंड में टाइम कुछ एंगल तो रोटेट कर चुकी होगी। जितना एंगल रोटेट कर चुकी होगी उस एंगल को आप यहां से मार्क कर लें ऐसे। अब आप ऐसे कह सकते हैं कि वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते इतने एंगुलर टर्निंग में उस निर्धारित वैल्यू को अटेन कर पाई है, इसके बाद फिर यहाँ से यूनिफॉर्म होगी। यानी कि इतनी दूर परिवर्तन हुआ ना, जब इतनी दूर परिवर्तन हुआ वेलोसिटी में, इसके बाद फिर अटेन कर चुकी, फिर अपना जीरो कंटिन्यू जा रही है, यूनिफॉर्म हो गई। इसी तरीके से एंड में रुकने के लिए भी पहले से थोड़ा सा रुकना पड़ा, और इस एंगल तक पहुंचते पहुंचते, इस पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते उस वेलोसिटी को जीरो करना पड़ा। तो ये पहले से इतना आ जाएगा। अब क्या हो गया कि कुछ हमारा एक थीटा यहाँ पर मिल गया, एक थीटा छोटा सा यहाँ पर मिल गया। अब हमारा एक्सेलरेशन इनफिनाइट नहीं होगा, क्योंकि जो भी थीटा कवर करने में टाइम लगा उस टाइम से डिवाइड करेंगे। ये टाइम अगर बहुत कम है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, ये टाइम ज्यादा है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कम होगी। तो अब हम इस केस में क्या करेंगे, इसके प्रोजेक्शन लेके ऊपर की तरफ जो भी आपकी एक दूरी आएगी एक्सेलरेशन की, इस दूरी से हम ऐसे दिखा देंगे। इसी तरीके से इधर भी अब इन्फिनाइट ना करके एक कोई दूरी जो होगी उसको कट करके इस दूरी को हम दिखा देंगे कि ये आपका एक्सेलरेशन है। सिमिलरली रिटर्न स्ट्रोक केस में आपका एक्सेलरेशन जो भी वैल्यू आएगी, यहाँ भी आप वही करेंगे, ऐसे और ऐसे। इसके बाद फिर यूनिफॉर्म हुई, ये आपका हो गया एक्सेलरेशन। ये तो बात हमारी हो गई डिस्प्लेसमेंट की, वेलोसिटी की और एक्सेलरेशन की। अब देखिए बहुत आसान होगा प्रोफाइल बनाना। प्रोफाइल में कुछ नहीं रह गया। आपको अगर डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बना लिया तो अब प्रोफाइल बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। हमें करना सिर्फ क्या है, इधर से रब कर दे रहे हैं क्योंकि इसी डायग्राम से आपको मेजर करना होगा चीजें। तो ऐसा लगता है दो केस बाकी बोले पाएंगे क्या, टाइम ज्यादा लग जाएगा, प्रोफाइल में टाइम लग जाता है। थोड़ा सा लेट कर सकते हैं। हाँ, बच्चे का, हाँ बच्चे जाने वाले होते हैं, तो कंप्यूट करके पहली राउंड ले लीजिए। हाँ। तो पूछ लेगा, चलिए चलिए प्रोफाइल पहले बना देते हैं।
ठीक है, थोड़ा समय अभाव को देखते हुए इस प्रोफाइल को पहले फर्स्टली थोड़ा कवर कर ले। प्रोफाइल में क्या करना है, सबसे पहले तो क्वेश्चन में आपको दिया रहता है कि एक कोई कैम शाफ्ट है या बेस सर्किल का डायमीटर क्वेश्चन में दिया रहेगा। जो हम बात कर रहे थे कैम शाफ्ट के ऊपर जो बेस बनाया है उसका डायमीटर दिया रहेगा, उस बेस सर्किल के ऊपर ही आप प्रोफाइल को बनाते हैं। तो मान लीजिए कि कोई बेस सर्किल का डायमीटर डी है, उसको आप एक सेंटर ले लें, इस सेंटर से आपने एक बेस सर्किल बना लिया। ठीक है, ऐसे मान लीजिए कि बेस सर्किल है, ये हो गया सेंटर। और इसको नाइट्रिक फॉलोवर का ही चलो कोई एग्जांपल ले लेते हैं अभी। ठीक है, नाइट्रिक फॉलोवर लगा दिया है। ये आपका ट्रेस पॉइंट है, ट्रेस पॉइंट मतलब ये वाला पोर्शन है। अब यहां से आप ऐसे चले पूरा 360 डिग्री कवर किए, और यहां से आप ऐसे चले 360 डिग्री कवर किए। कुछ नहीं करना है, अगर आप इसको थोड़ा सा अपने दिमाग एज्यूम कर लें कि हम इस किनारे को और इस किनारे को पकड़ लें और पूरे घुमा दें, गोल एकदम कर दें, तो ये किनारा आपस में जुड़ जाएंगे, और ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये लाइन बिल्कुल सर्कुलर हो जाएगी आपसे। बस इतना ही करना, यही आपकी प्रोफाइल है। अब इसको वहां पर ड्रा कैसे करेंगे, ये मान लीजिए ट्रेस पॉइंट हो गई, इसके बाद हमें प्रोफाइल बनानी है। यहाँ पर ये ट्रेस पॉइंट है, आपको इस जो आपका ये थीटा ओ वाला पोर्शन है, इसको इवन और इक्वल डिवीजन में डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि 4 में कर सकते हैं, 8 में कर सकते हैं, 16 में कर सकते हैं, 12 में कर सकते हैं, 10 में कर सकते हैं। जितना ज्यादा कम डिवीजन रखेंगे उतना आपकी प्रोफाइल जल्दी बन जाएगी, लेकिन उसमें शार्पनेस रहेगी, राउंडनेस नहीं आएगी, स्मूथनेस नहीं आ पाएगी। तो जनरली हम लोग 8 डिवीजन को लेके चलते हैं। तो इस वाले लाइन को 8 डिवीजन में डिवाइड कर लें, 8 डिवीजन में डिवाइड कर लिया, और इन डिवीजन को ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, सिमिलरली यहां भी वही काम कर दिया, इसको पूरे 8 डिवीजन में। जरूरी नहीं है कि आपने यहाँ 8 किया तो वहां भी 8 ही करें, आप यहाँ 6 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं। वैसे 8 ही रखोगे सही रहेगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो 8 डिवीजन में फिर से इसको डिवाइड कर लिया हमने, एक्सटेंड कर दिया ऊपर। ठीक है, यहां से नाम दे दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 ऐसे नाम दे दीजिए। और इधर की तरफ ये जो कट मिल रहे हैं इनको आप नाम दे दीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ। ठीक है, इस तरीके से नाम दे दीजिए। कुछ नहीं करना, बस फटाफट आपको एक प्रकार उठाना है, प्रकार में पेंसिल को सेट करना है, और उस पेंसिल से यहाँ पर आपको, ये तो खैर 1 वाला पॉइंट है, तो ये ट्रेस पॉइंट हो गया। अच्छा, इसके पहले आप वहां पर थोड़ा सा वर्कआउट कर लें। जो भी आपका थीटा ओ था, इस थीटा ओ को आप यहां से कट कर लेंगे। जो भी क्वेश्चन में आपके दिया होगा, जैसे 60 डिग्री दिया है कि 80 डिग्री दिया है, मान लीजिए कि आपका थीटा ओ इतना पार्ट हो गया, थीटा ओ। इसके बाद फिर इतने पोर्शन में आपको ड्वेल करना है, और इतने पोर्शन में आपको रिटर्न अगर करना है थीटा आर। कितना तो कट कर लें यहाँ से। ठीक है, जितने डिवीजन आपने यहाँ पर किए हैं 1 से 8 तक आउट स्ट्रोक में, उतने ही डिवीजन इसके इस सर्कमफेरेंस पे कर लें। 8 वहां की है तो 8 यहाँ भी कर लेते हैं ऐसे। ट्वेल्व में तो कुछ है नहीं, रिटर्न स्ट्रोक में जितने किए हैं यहाँ रिटर्न स्ट्रोक में भी कर लें। 8 वहां की है तो 8 यहाँ भी कर ले रहे हैं। ठीक है, इसके बाद बॉटम पर आ जाएंगे। हमें करना क्या है, सेंटर से जितने आपने सेक्शन डिवाइड किए हैं इनको आप सीधी लाइनों से पढ़ा लें। ऐसे। ठीक है, ऐसे आपने लाइनों को खींच लिया, इतना वहां पर करके छोड़ दीजिए। अब हम आ जाते हैं यहाँ से, सीधे प्रकार उठाना है, प्रकार में नोक सेट, पेंसिल सेट करनी है। और यहाँ से आपको 1 तो ये हो गया, 2 और ए जितनी दूरी है इस दूरी को प्रकार में भरें दूरी, और यहाँ पर
1 पर आ जाए। अच्छा, नंबरिंग में कर लीजिए वैसे ही वाली जैसे यहाँ पर किए हैं। स्टार्टिंग आपको 1 है, 1, कलर चेंज कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। आपने 2A ये दूरी भरी, 2 पर गए, कट लगा दिया। यहाँ फिर गए तुरंत 3 पर, जो दूरी B की आ रही है B पर रखे, कट लगा दिए। 4 से D, कट लगा दिए। वहां से दूरी भरते जाइए, यहाँ पर कट लगाते जाइए। ऐसे कट लगाते लगाते आपका लास्ट वाला जो आ जाएगा ये पार्ट ऐसे आ गया। हम ये देखेंगे 9G आपको उतना ही हो जाएगा दूर जितना यहाँ से ये आपने कट लगाया हुआ है, क्योंकि उसी से आप कट लगा रहे हैं। तो ये दूरी आपकी कौन सी हो गई? टोटल फॉलोवर की लिफ्टिंग। कट लगा दिया आपने सबने। इसी तरीके से इधर भी आ जाइए। 10 के बाद H, यानी कि 10H, सारी दूरियां कट करते हुए ऐसे आ जाएंगे। और फ्री हैंड, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के पेंसिल उठाइए, पेन उठाइए और इन सबको आपस में ऐसे जहां जहां आपको कट मिले हैं ऐसे मिलाते जाइए। दोनों मिला दिए इस तरीके से। मिलाने के बाद अब आप प्रकार लीजिए, ये पूरा सेंटर यहां से लेके एक सर्कल खींच लीजिए, ऐसे सर्कल। ठीक है, थोड़ा सा वो बोर्ड की वजह से टेढ़ा हो गया। कंप्लीट सर्किल आप खींचेंगे तो ये आपका पार्ट हो गया कैम की प्रोफाइल का। कोई मुश्किल नहीं था, बहुत आसान है कैम की प्रोफाइल बनाना। तो ये तो हो गया आपका सिंपल, जहां पर आपकी रेडियल कैम बना रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं ऑफसेट कैम की, तो ऑफसेट कैम में क्या करेंगे? जैसा कि अभी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि फॉलोवर का जो पाथ ऑफ मोशन होगा वो सेंटर ऑफ कैम से थोड़ा सा शिफ्ट होता है, इधर की तरफ शिफ्ट होगा या इधर की तरफ शिफ्ट होगा। तो इस केस में मान लीजिए कि ऐसे आपका ये बेस सर्किल था, ये आपका एक्सिस है, लेकिन फॉलोवर आपका यहां से जा रहा है। फॉलोवर आपका अगर यहां पर लगा हुआ है, इतनी दूरी ऑफसेटिंग अगर की है, तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर सब कुछ यही रहने वाला है, बस हम क्या करेंगे, जितना ऑफसेट दूरी है इस ऑफसेट दूरी को रेडियस लेते हुए सेंटर ऑफ रोटेशन से एक सर्किल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, सर्किल ड्रॉ कर देंगे और ये आपका अब रिफरेंस पॉइंट, ट्रेस पॉइंट बन जाएगा ये वाला। यहाँ के बाद हम प्रोफाइल शुरू करेंगे। तो कैसे प्रोफाइल शुरू करेंगे? मान लीजिए कि ये आपका 60 डिग्री है, पहले वाला जो भी एंगल है, इस एंगल को ले लिया, डुअल हो गया, ये एंगल ले लिया। अब जैसे कि यहाँ पर ये टेंजेंट है, तो अगला डिवीजन आप उतना ही करेंगे यहाँ भी। और इस ऑफसेट सर्किल, इसको बोलेंगे ऑफसेट सर्किल, इस ऑफसेट सर्किल के टेंजेंट हर एक पॉइंट को आगे एक्सटेंड करेंगे, सारे पॉइंट्स को ऑफसेट सर्किल से एक्सटेंड करेंगे। इसी तरीके से आपके यहाँ भी पॉइंट्स होंगे, इनको भी ऑफसेट सर्किल से एक्सटेंड करते जाएंगे। अब एक्सटेंड करने के बाद जैसे प्रक्रिया आपने पहले की थी, कट लगाना यहाँ से प्रकार रखा, दूरी भरी, कट लगाया, ऐसे कट लगाते लगाते फिर आप सारे पॉइंट्स को मिला देंगे और फिर फ्री हैंड उसको मिला के सर्कल से कंप्लीट कर देंगे। ये तो ऑफसेट के केस में हो गया। थोड़ा टाइम को लेके चीजें थी भी काफी बताने के लिए। तो सर क्या इसमें कुछ क्वेरी बोल दीजिए मैम, या हम एक काम करते हैं सर, या तो फिर कोई अगला एक सेशन कर लेते हैं, क्योंकि और जो प्रोफाइल है वीडियो बनाने के लिए उसमें एक सेशन कंप्लीट हो जाएगा। या तो फिर बच्चों को ये बता दीजिए, बच्चे देख रहे हूँ एक अभी मैंने अनम्यूट कर दिया सर। अच्छा, तो बोल दीजिए। ठीक सर, अनम्यूट किया था। तो session right now due to uh,
ट्राई टू आप सभी पूछ सकते हैं। अगर आपकी कोई समस्या है, कोई क्वेरी है इस लेक्चर के रिगार्डिंग, कुछ कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग पूछिए, हम लोग 5-10 मिनट वेट करेंगे आपका। अब अपना माइक जो है कर सकते हैं। कोई बच्चा जिसे कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो सर ने जो पढ़ाया है उसके रिगार्डिंग। सर एक मेरा चाहे तो लिंक इसमें डाल दीजिए, इसके जितने भी रिमेनिंग डाल दिया पोर्शन है, गया, चैट में डाल दिया गया यहाँ पर। बाकी जो इसमें पोर्शन रह तो वहां से देख सकते हैं, बहुत अच्छे से उसमें सारी चीजें डिक्टेट की गई हैं। जो आज का सिलेबस में पड़ा हुआ है और बाकी जो प्रोफाइल रह गए हैं वो भी उसमें बहुत अच्छे से पूरा बताया गया है। या तो एक ऑप्शन है कि आप वहां से देख सकते हैं, या चैनल है तो इसके बाकी रिकॉर्डेड लेक्चर्स पड़े हुए हैं, हमारे ये करके अपने जो हमारा यूट्यूब हैंडल है उस पर डलवाने का भी प्रयास करेंगे, तो आपको बची हुई चीजें इस पर भी कवर हो जाएगी। इसके अलावा कोई क्वेरी हो तो आप लोग प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज हम लोग सेशन क्लोज करेंगे। कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछें। नोट करने का है। हाँ, you can unmute them। वो वहां से अपने आप अनम्यूट करेंगे। तो बोलना चाहेगा देव कुशवाहा, अनर्गल जो है रिएक्ट ना करें उस पर, जो क्वेश्चन करना है वो पूछिए। देव कुशवाहा। नहीं है, सब जुड़े हुए हैं। सब क्वेरी ना करने का मतलब है कि या तो सब समझ में आ गया और या फिर कुछ समझ में नहीं आया। सही बात। तो आई होप कि हम तो पॉजिटिव ही उम्मीद करेंगे। आई होप दैट आप लोग को सब समझ में आ गया। तो ओके, सो आई वुड लाइक टू थैंक Sri Ram Sajeevan sir, Dr. Ram Sajeevan sir, on the behalf of this IDT, EMRC, Electronic Media and Resource Center, and we'll try to organize another session of sir for the remaining part of this course, this topic, and otherwise you can get the link from the chat box and you can follow his channel, and we'll try to uh, include all those videos to our technical channel handle, that is Tech Edu. So thank you sir. Thank you, sir. Thank you. ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।